Hello, all my dear students. Welcome back again on my YouTube channel Literature World. I am Harpreet Singh Brad, UGC NET qualified from District Hanumangarh of Rajasthan State. जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम RPSC फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस कवर कर रहे हैं, जिसका एग्ज़ाम 2026 के अंदर होना है, मई 2026 के अंदर। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा एलेजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड रिटन बाय थॉमस ग्रे। ये पोएम नंबर 6 रहेगी, क्योंकि इससे पहले मैं आपकी 5 पोएमें न्यू सिलेबस की कवर कर चुका हूँ। जैसे पिछली वीडियो के अंदर हमने लास्ट वीडियो के अंदर अलेक्जेंडर द फीस्ट को कवर किया था। जैसा उसको हमने कवर किया था बिल्कुल फुली डिटेल्ड, वैसे ही मैं इसको कंप्लीट करूँगा। 2 दिन बाद ही मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। रीज़न ये है क्योंकि मैं भी इस पोएम को डिटेल में स्टडी करना चाहता था, तो क्योंकि 32 स्टेंजाज हैं, 4 लाइनों का एक स्टेंजा, इसके अंदर टोटल 128 लाइनें हैं। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी इस पोएम की काफ़ी लेंथी और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। स्टेंजाज को भी हम नहीं छोड़ सकते थे, तो मैंने 2 दिन लगाकर बिल्कुल डिटेल में इसको स्टडी किया, ताकि आपको एक बढ़िया से बढ़िया बेस्ट वीडियो प्रोवाइड कर सकूं, ताकि उसमें फिर आपको कोई और वीडियो देखने के लिए आपको ना देखनी पड़े। खैर, इस वीडियो की मैं शुरुआत करता हूँ। शुरुआत करने से पहले आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बता दूँ। जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो, ये मेरी फेसबुक आईडी है, ब्राड दीप लिरिक्स। और ये जो आप सेकंड नंबर पे देख पा रहे हो, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, हरप्रीत सिंह ब्राड नाम से आपको ये आईडी मिल जाएगी। ये आईडीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपकी कोई भी इंक्वायरी होती है, आप मेरे से कोई आपका जेन्युइन क्वेश्चन रखना चाहते हो, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी ईजिली ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं हमारी वीडियो की। तो ये हमारी पोइम है एलेजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड। तो जैसा कि आप ये पीडीएफ देख पा रहे हो, मैंने अच्छे से इसको प्रिपेयर किया 2 दिन लगाकर अच्छे से। ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन रहेगी। थोड़ा सा आपको मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ एक बार के लिए भी, क्या कुछ हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो ये रहेगी आपकी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, और ये है पीडीएफ नंबर सेकंड। पूरे 2 दिन लगा के मैंने इसको रेडी किया, क्योंकि स्टेंजास को जब मैं देख रहा था ना, मैंने अलग अलग सोर्सेस से पढ़ा, अलग अलग मैंने खुद ने भी वीडियोस को देखा, तो यार समझ में नहीं आ रहा था कि इस पोएम को कैसे डील किया जाए। तो मैंने क्या किया, इसको ईजी करने के लिए कुछ इस प्रकार से किया। ऊपर का जो आपका मेन ओरिजिनल स्टेंजा लिया, और उसको एक नॉर्मल जो आपको ईजी लैंग्वेज के अंदर मैंने कन्वर्ट कर दिया, ताकि आपको इसको समझने में थोड़ा ईजी हो सके। और नीचे 1 लाइन के अंदर जो भी स्टेंजा रहेगा उसका एक समराइज़ कर दिया 1 शॉट के अंदर, ताकि आप स्टेंजा को पढ़ोगे ओरिजिनल ना समझाए तो उसको आप इजी लैंग्वेज में नीचे पढ़ पाओगे। और फिर इस स्टेंजा में किस चीज़ की बात की गई है वो आपको 1 लाइन के अंदर पता चल जाएगा। इस प्रकार मैंने ये सारे के सारे फुल स्टेंजा सारे कंप्लीट कर दिए। 2 दिन पूरा टाइम लगाया मैंने इस पर, ठीक है। अब क्या है कि आप कहोगे सर हमें ये पीडीएफ चाहिए, तो आपको ये जो दोनों पीडीएफ हैं ये आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको मिलेगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आपको मैं टेलीग्राम चैनल दिखा देता हूँ। तो जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। इस पर मैं इसकी पीडीएफ भी अपलोड कर देता हूँ। जैसे कि आपकी लास्ट की जो फर्स्ट ग्रेड की है, ये पीडीएफ मैंने यहाँ शेयर कर रखी है। और भी जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, जैसे अभी डीएसएसबी के एग्ज़ाम्स आए हुए हैं, अभी एडवर्टाइजमेंट आई है, तो वो मैंने सारा बता दिया। तो ये चैनल आपको मिल जाएगा लिटरेचर वर्ड बाय ब्राड। अब मैं और बातें नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे भी पता है कि ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लेंथी होने वाली है, क्योंकि मैंने जिस हिसाब से इसको पढ़ा है फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। फिर 32 के 32 स्टेंजास को हमें डील करना है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारी वीडियो लाइन बाय लाइन। तो अब जो आप ये पीडीएफ देख पा रहे हो ना, ये आपका विकीपीडिया जो आपको भी मिल जाएगा, आप खुद भी इसको पढ़ सकते हो। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि विकीपीडिया पर जितनी चीज़ें हैं वो सारी की सारी ही मैंने समराइज़ करके की पॉइंट निकाल के जो फर्स्ट नंबर की पीडीएफ है उसको रेडी किया है। तो पहले मैं यहाँ से पढ़ देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है लाइन बाय लाइन, ताकि थोड़ा समझने में आपको ईजी रहेगा। फिर मैं दूसरी पीडीएफ को एक शॉर्ट समरी में समराइज़ कर दूँगा।
आप कहोगे सर हम ये तो हम भी पढ़ लेंगे, भाई पूरे 40 पेज की PDF है, आप इसको पढ़ोगे ना, ठीक है, अगर टाइम है तो उसको पढ़ लेना, बट पढ़ने से पहले एक समझ होनी चाहिए कि हमें इसमें पढ़ना क्या है। मैंने पूरे 2 दिन लगाए हैं, आप भी लगा सकते हो। खैर अब पढ़ते हैं लाइन। एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड इज़ ए पोइम बाय थॉमस ग्रे। तो ये थॉमस ग्रे की पोइम है। कंप्लीट किया गया, कंप्लीटेड इन 1750, 1750 में इसको कंप्लीट किया गया। एंड फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1751, 1750 के अंदर इसको कंप्लीट किया गया। 1751 के अंदर इसको पब्लिश करवाया गया। द पोइम ओरिजिन आर अननोन। अब इसका ओरिजिन जो है ना वो अननोन है, बट इट वॉज पार्टली इंस्पायर्ड बाय ग्रेज थॉट्स फॉलोइंग द डेथ ऑफ द पोइट रिचर्ड वेस्ट इन 1742। हुआ ये था कि 1742 के अंदर इनके एक दोस्त थे जो कि एक पोइट थे जिनका नाम था रिचर्ड वेस्ट। तो रिचर्ड वेस्ट की डेथ हुई थी 1742 के अंदर। इन्होंने तब कुछ लाइनें लिखी थी, उन्हीं लाइनों को आगे चल के 8 साल बाद यानी कि 1750 के अंदर कंप्लीट किया था। वही इस पोइम की इंस्पिरेशन है। ओरिजिनली टाइटल, इसका जो ओरिजिनल टाइटल है इम्पोर्टेंट है, याद रखना, RPSC पक्का पूछ सकती है। ओरिजिनल टाइटल स्टेंजाज रॉट इन ए कंट्री चर्चयार्ड, ये इसका ओरिजिनल टाइटल है। द पोइम वॉज कंप्लीटेड व्हेन ग्रे वॉज लिविंग नियर द चर्च ऑफ सेंट गिलिस स्टॉकपॉग। ये चर्च का नाम याद रखना, पूछ लेंगे कि इसमें जो नाम है ना एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, तो वो चर्चयार्ड कौन सा है, कौन से चर्च की बात हो रही है, तो चर्च का नाम है सेंट गिलिस स्टॉकपॉग। इट वॉज सेंट टू हिज फ्रेंड हॉर्स वॉलपोल। अब मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने हॉर्स वॉलपोल का नाम नहीं सुना होगा। गॉथिक फिक्शन के अंदर आप इनका नाम पढ़ते हो, तो ये वही हॉर्स वॉलपोल है। हु पॉपुलराइज द पोइम अमंग लंडन लिटरेरी सर्कल, इन्होंने ही इस पोइम को लंदन के अंदर पॉपुलराइज किया था। ग्रे वॉज इवेंचुअली फोर्स टू पब्लिश द वर्क ऑन 15 फरवरी 1751 इन ऑर्डर टू परम्पीट। आपको बताता हूँ कि हुआ क्या था। थॉमस ग्रे खुद इस पोइम को पब्लिश करवाना नहीं चाहते थे। वो खुद शाई नेचर के थे, सेल्फ क्रिटिक उनको माना जाता है। पूरे लाइफ टाइम के अंदर इन्होंने खुद 13 पोइमें ही पब्लिश करवाई है। और ऐसा माना जाता है कि थॉमस ग्रे की अगर सारी पोइमें जो पब्लिश हुई है ना, उनको एक साथ इकट्ठा करना हो तो वो 1000 से कम लाइनों के अंदर सारी की सारी आ जाएंगी। तो काफ़ी मतलब सोच विचार कर लिखते थे क्या लिखना है क्या नहीं लिखना। पब्लिश करवाने से भी थोड़ा झिझकते थे कि भी लोग क्या कहेंगे ना, इसमें कुछ कमी तो नहीं है। तो ये तो पब्लिश ही नहीं करवाना चाहते थे। इन्होंने एक लेटर के अंदर हॉर्स वॉलपोल को पोइम लिख के भेज दी कि मैंने ये पोइम कंप्लीट कर ली है। अब एक कोई और प्रिंटिंग मैगजीन थी जिसका पता चलता है थॉमस ग्रे को कि वो इस पोइम को पब्लिश करने जा रहे हैं। तो फिर इन्होंने हॉर्स वॉलपोल को ये बात बताई, तो उन्होंने, वो तो 16 को पब्लिश करवाने जा रहे थे जो और मैगजीन थी, तो इन्होंने फिर ये सोच के कि वो दूसरा मैगजीन पब्लिश ना करवा दे तो हम इस पोइम को आज ही यानी कि 15 फरवरी को उससे पहले पहले पब्लिश करवा दें। तो इन्होंने फिर ये पोइम 15 फरवरी 1751 को पब्लिश करवा दी थी। द पोइम इज़ एन एलिजी इन नेम बट नॉट इन फॉर्म। अब ये इसका नाम देख के आप ये मत सोच लेना कि ये एलिजी है, इसके नाम में एलिजी जुड़ा हुआ है, नाम से ये एलिजी, बट फॉर्म के अंदर ये एलिजी नहीं है। फॉर्म में ये क्या है कि ये सिमिलर है ओड से, उस टाइम की जो ओड चलती थी उनसे सिमिलर है। बट इट एम्बॉडीज ए मेडिटेशन ऑन डेथ एंड रिमेम्बरेंस आफ्टर दैट। मतलब कि ये ओड है जो कि एम्बॉडीज करती है ए मेडिटेशन ऑन डेथ एंड रिमेम्बरेंस आफ्टर डेथ। द पोइम आर्ग्यूज डेट द रिमेम्बरेंस कैन बी गुड एंड बैड। पोइट ये आर्ग्यू करते हैं कि जो रिमेम्बरेंस होती है ना, किसी को याद किया जा सकता है, तो किसी को अच्छे और बुरे दोनों तरीक़ों से याद किया जा सकता है। एंड द नरेटर फाइंड्स कंफर्ट इन पॉन्डरिंग द लाइफ्स ऑफ द ऑब्सक्योर रेस्टिक्स बरीड इन द कंट्री इन चर्च यार्ड। तो जो देहाती लोग जो चर्च यार्ड के अंदर दफन है उन पर यह पोइम लिखी गई। 2 वर्जन्स इन द पोइम स्टेंजा एंड एलिजी अप्रोच डेथ डिफरेंटली। इसमें क्या 2 पार्ट हैं, ऊपर एक स्टेंजाज आएंगे और लास्ट में एक पार्ट आएगा एपिथेट।
एलिजी क्विकली बिकेम ए पॉपुलर, तो ये पोइम बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गई। इट वॉज प्रिंटेड मैनी टाइम्स एंड इन वराइटी ऑफ फॉर्मेट्स, बहुत सारी वराइटीज़ के अंदर फॉर्मेट के अंदर इस पोइम को पब्लिश करवाया गया। ट्रांसलेटेड इनटू मैनी लैंग्वेज एंड प्रेज्ड बाय क्रिटिक्स इवन आफ्टर ग्रेज अदर पोइट्री हैड फैलन आउट द फेवर। दूसरी पोइमों को बजाय इस पोइम को ज़्यादा हाईलाइट किया गया। बट मतलब अगर आप थॉमस ग्रे को पढ़ रहे हो तो सबसे ज़्यादा इसी पोइम को पढ़ा जाता है। अभी DSSB TGT इंग्लिश का एग्ज़ाम हुआ था 24 अगस्त को, तो वहाँ पर इस एलिजी से 2 से 3 क्वेश्चन आए थे एक ही एग्ज़ाम के अंदर। मैं उस एग्ज़ाम को दे के आया था DSSB TGT के अंदर। वट वाइल मैनी हैव कंटिन्यू टू कमांड इट लैंग्वेज एंड, मतलब कुछ लोग इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, आलोचना करते हैं अच्छे तरीके से किसकी लैंग्वेज को लेकर। वहीं पर कुछ क्रिटिक इसकी आलोचना करते हैं कि लास्ट जो पार्ट है ना वो कन्वेंशनिंग नहीं है, मतलब वो एकदम से समराइज नहीं कर पा रहा पोइम को। बैकग्राउंड की बात करें, बैकग्राउंड की मतलब कि इस पोइम को लिखने के पीछे पोइट के हालात क्या थे। तो जो चीज़ें यहाँ पे लिखी है इनको पढ़ोगे तो आप फिर यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, अभी मैं PDF पे चलने वाला हूँ क्योंकि अब ये सारा पढ़ोगे तो फिर आप उलझ जाओगे कि सर इसमें क्या कुछ पढ़ना है क्या छोड़ना है। कॉम्पोजिशन की बात की गई कि ये पोइम कैसे कैसे लिखी गई, ठीक है, जेनरा की बात की जाएगी। अब मैं चलता हूँ उस शॉर्ट PDF पर। अब मैंने ऊपर का स्टेंजा इसलिए पढ़ाया आपको, ऊपर का जो पैराग्राफ था, कि जो बातें वहाँ पर समराइज़ करने वाली हैं वही आपको उस PDF के अंदर मिलेंगी। चलिए हम चलते हैं हमारी PDF पर। अभी हमने जो पैराग्राफ पढ़ा, अब देखना कि जो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है वो आपको सारी मिल जाएगी। तो आप चाहो तो इस PDF को, ये 5 पेज की PDF है, इसको एज ए शॉर्ट नोट के रूप में खुद के नोट्स बना सकते हो। यहाँ से पढ़ के आपको लगे कि कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही तो विकीपीडिया पर जाना, उसका आर्टिकल पढ़ना, फिर वापस इसको पढ़ना, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। RPSC में भाई इस पोइम को पढ़ लो और क्वेश्चन आ गया और वो क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ, फिर आपने थोड़ा सा पढ़ा या फिर ज़्यादा पढ़ा, किसी काम का नहीं रहेगा, या तो पढ़ो ही मत इसको। बट आपकी पोइमें सारी ऐसे ही हैं, लेंथी हैं सारी की सारी। चलिए सबसे पहले है पोइम की डिटेल, जो पढ़ा वही यहाँ पर है। पोइम एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, ऑथर थॉमस ग्रे, कंप्लीट किया गया 1750 के अंदर, पब्लिश किया गया 1751 के अंदर। इंस्पिरेशन इस पोइम के पीछे की वो थी डेथ ऑफ द पोइट रिचर्ड वेस्ट, जिनकी डेथ हुई थी 1742 के अंदर। स्टाइल, ये एलिजी है इन नेम, यानी कि नाम से ये एलिजी है, ओड लाइक स्टाइल, बट स्टाइल से एक ओड है। थीम इसका मेडिटेशन ऑन द डेथ एंड रिमेम्बरेंस। टोन इसकी कॉन्टेम्पलेटिव एंड स्टोइक है। अप्रोच टू डेथ, इसमें अप्रोच टू डेथ डिफर बिटवीन द 2 वर्जन, इसके 2 वर्जन है, एक स्टेंजास एक एलिजी, स्टेंजास भी है और एलिजी भी है। अब देखो इतने टाइम में आपने इसको समराइज़ कर लिया है ना। अभी उधर पढ़ रहे थे तो लाइनें पढ़नी पड़ रही थी, बट वो लाइनें भी आपको आनी चाहिए ताकि पीछे की एक बैकग्राउंड स्टोरी पता हो। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, इस पोइम का इम्पैक्ट क्या पड़ा, ये क्विकली बिकम पॉपुलर, यानी कि बहुत जल्दी ये पॉपुलर होगी। प्रिंटेड मैनी टाइम्स एंड इन वेरियस फॉर्मेट, इस पोइम को बहुत बार अलग अलग लोगों ने प्रिंट करवाया और वेरियस फॉर्मेट के अंदर, अलग अलग फॉर्मेट के अंदर। ट्रांसलेटेड इनटू मैनी लैंग्वेज, बहुत सी भाषाओं में इस एलिजी को ट्रांसलेट किया गया है। प्रेज बाय क्रिटिक्स फॉर लैंग्वेज एंड यूनिवर्सल थीम, इसकी लैंग्वेज को लेकर और इसके यूनिवर्सल थीम को लेकर क्रिटिक्स ने प्रेज की है, प्रशंसा की है। किस बात को लेकर की है, याद रखना, एक तो इसकी लैंग्वेज और दूसरा यूनिवर्सल थीम। लैंग्वेज की प्रेज तो कर दी बट हमारे लिए प्रॉब्लम कर दी। अगर आप इसका ओरिजिनल स्टैंजा पढ़ोगे तो आपको भाई मेरे को लगता है 100 में से 10-20% समझ में आएगा, और कई कई तो स्टैंजास ऐसे हैं जो आपको समझ में आएंगे ही नहीं। सम क्रिटिक्स फाइंड द एंडिंग अनकन्वेंसिंग, और वहीं पर कुछ क्रिटिक्स इसकी एंडिंग को अनकन्वेंसिंग मानते हैं कि प्रॉपर तरीके से, मतलब पूरे का पूरा सार इसका एंडिंग दे नहीं पा रही। तो ये एक इम्पैक्ट हो गया। पब्लिकेशन की बात की जाए, इनिशियली शेयर्ड विद हॉर्स वॉल्पो, पब्लिश्ड टू प्रिम्पेट अनलाइसेंस्ड कॉपी फरवरी 15, 1751। जैसा कि मैंने आपको वहाँ पर पैराग्राफ के अंदर पढ़ा था कि भाई जैसे ही थॉमस ग्रे
उस चर्च में जाते हैं। आगे जिक्र आएगा वो कब गए थे, 3 जून को, सॉरी आई थिंक 3 जस्ट वेट प्लीज़, लेट मी चेक। हाँ, 3 जून को गए थे और उन्होंने 12 जून को इसको कंप्लीट किया था 1750 में। फिर उन्होंने एक लेटर लिख के हॉर्स वॉलपेनो को बताया था। तो फिर इन्होंने ये पता चला कि एक और बंदा है, उसका नाम भी यहाँ पर आएगा, कि वो इस पोएम को पब्लिश करवाने जा रहा है। तो उससे बचने के लिए आप कहोगे सर कॉपीराइट, उसमें उस टाइम क्या था, कॉपीराइट का क्लेम नहीं था। मतलब कोई भी किसी का वर्क किसी के हाथ में लग जाए तो वो पब्लिश कर सकता था अपनी पॉपुलैरिटी के लिए। मतलब रहेगा तो वर्क उसी का जिसने लिखा है, बट कोई अपनी मैगजीन के अंदर अपने पैम्पलेट में इसको पब्लिश कर सकता था। और ऑलरेडी भी ये पोएम थोड़ी बहुत ना सर्कुलर में चल रही थी। हॉर्स वॉलपोन ने इस पोएम को लंदन में पॉपुलर कर रखा था, कई लोग इसको पढ़ भी चुके थे। तो फिर उस चक्कर से बचने के लिए इन्होंने 15 फरवरी को, याद रखना डेट, 15 फरवरी 1751 को पब्लिश किया। बैकग्राउंड की बात करें, बैकग्राउंड जैसे भी वहाँ पढ़ के है ना, वो चीज़ यहाँ पे है। अब देखना इसमें क्या है कि थॉमस ग्रे की खुद की लाइफ है ना, वो सराउंडेड बाय लॉस एंड डेथ, लॉस और डेथ से भरी हुई थी। क्यों भाई? मैनी फ्रेंड्स एंड एक्वेंटेंस यानी कि परिचित डाइड पेनफुली एंड अलोन, क्योंकि थॉमस ग्रे के कुछ अपने खास लोग बड़े ही पेनफुली और अकेले में मर गए। इवेंट होता है 1749 का। 1749 के अंदर थॉमस ग्रे की आंट, जिनका नाम था मैरी एंट्रोबुस, याद रखना मैरी एंट्रोबुस ग्रे की आंट, इनकी डेथ हो गई नवंबर 7, 1749 के अंदर। और इनके जो खास दोस्त थे हॉर्स वॉलपोल, वॉल ऑलमोस्ट किल्ड बाय हाईवेमैन ऑन नवंबर, शॉर्टली आफ्टर मैरी एंट्रोबस डेथ, यानी कि जैसे ही इनकी आंटी की डेथ हुई उसके कुछ टाइम बाद ही इनके दोस्त पर एक इतना घातक हमला हुआ कि ये मरते मरते बचे। कुछ लोग इनको मारना चाहते थे बट वो मरे नहीं, एवेंचुअली वो बच गए। तो ऐसे कुछ घटनाएं इसके पीछे का इंस्पिरेशन बनती है इस पोइम को लिखने के लिए। अब इंस्पिरेशन फॉर द पोइम, कि ये पोइम लिखी जाए, जो दुख तकलीफ़ें चल रही हैं, इसके पीछे एक बात और भी थी कि ग्रे का मेडिटेशन, कॉन्टेम्पलेटेड मोरालिटी एंड लेगेसी इन 1750। तो 1750 के अंदर कुछ ज़्यादा ही मेडिटेशन कर रहे थे डेथ को लेकर, सैड फीलिंग्स को लेकर। कंबाइंड क्लासिकल वर्ड व्यूज़ विद पर्सनल एक्सपीरियंस, पूरे क्लासिकल वर्ड को अपने एक्सपीरियंस से रिलेट कर पा रहे थे कि मौत क्या होती है ना, किसी के जाने का दुख क्या होता है। और इन सब के अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो थी, प्रीवियस वर्क यूज्ड लाइन्स ऑफ पोएट्री फ्रॉम 1742 आफ्टर वेस्ट डेथ इन द न्यू पोइम। इन्होंने, इनके एक दोस्त जो कि पोइट थे वेस्ट, जब ऊपर हमने बात की थी, उनकी डेथ हुई थी 1742 के अंदर। इन्होंने कुछ लाइनें इस पोइम की शुरुआत तब कर दी थी, मतलब कुछ लाइनें तब लिखी थी बट वो कंप्लीट नहीं थी। उसके बाद में जैसे ही 50 के अंदर आते हैं, 1750 में, तो इनके इमोशंस ज़्यादा हावी हो गए इन पर, ज़्यादा ये मौत को ऐसे कुछ जो इमोशंस हैं उन पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। फिर ये एक चर्च में जाते हैं और चर्च में जाकर उसी पोइम को जो 1742 में शुरू की थी उसको कंप्लीट करते हैं। इस पोइम का पर्पस क्या था, ये पोइम इन्होंने क्यों लिखी? आंसरिंग क्वेश्चन। तो यहाँ पर ये बताया गया कि कुछ सवाल थे जो थॉमस ग्रे के माइंड में चल रहे थे, जैसे कि एक्सप्लोर्ड हाउ रेपुटेशन सर्वाइव, कि रेपुटेशन कैसे सर्वाइव करती है। एड्रेस्ड ग्रेज ऑन मोरालिटी एंड लेगेसी कंसर्न, इन सभी का जवाब इस पोएम में देखने को मिलता है। थॉमस ग्रेज मूव, अब ये जब ये सारे सवाल इनके दिमाग में आ रहे थे तो ये जाते हैं स्टॉकपोंग। स्टॉकपोंग क्या है? वो चर्च जिसमें ये पोएम लिखी गई। तो ये वहाँ पर गए थे जून 3, 1750 के अंदर। कंप्लीटेड एलजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड ऑन जून 12, तो 12 जून को, अब देख लो कितने के दिन के अंदर इसको कंप्लीट किया। अब ये नहीं कि सारी की सारी इसी टाइम कंप्लीट कर दी, मतलब शुरुआत पहले कुछ लिख चुके थे, उस बचे कुछ हिस्से को यहाँ पे पूरा किया। पोइम्स
कंप्लीशन एंड शेयरिंग। तो जैसे ये पोइम पूरी हुई तो इन्होंने एक लेटर लिखा वॉलपोल को, हॉर्स वॉलपोल को, कि भाई मैंने उस पोइम को पूरा किया है, मुझे ये पोइम कुछ खास नहीं लग रही, तुम इसे देख सकते हो। बट जैसे उन्होंने पढ़ा तो उन्हें लगा कि यार वाह क्या मास्टरपीस है। इंक्लूड द कंप्लीटेड पोइम इन लेटर टू वॉलपो। तो उन्होंने एक लेटर के अंदर ये पोइम लिख के वॉलपो को भेज दी। डाउन प्लेड द पोइम्स इम्पोर्टेंस। तो फिर वहाँ से इसकी इम्पोर्टेंस पता चली हॉर्स वॉलपोल को। इनको तो ये लगा कि इसमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैंने चीज़ लिखी नहीं है। तो उस टाइम इन्होंने इस पोइम को लिखा था तो उसमें 32 स्टेंजास का वर्जन था विद ए एपिटैफ। कंक्लूजन में लास्ट में एपिटैफ था। टोटल 32 स्टेंजा थे। अब इसमें कोई एपिटैफ अलग से नहीं है, इसमें क्या है कि 29 स्टेंजास हैं, 30, 31 और 32, लास्ट के 3 स्टेंजास ही इसका एपिटैफ है। पब्लिकेशन, फिर बात शुरू होती है पब्लिकेशन की। तो इनिशियली सर्कुलेशन, पहले इसका सर्कुलेशन चल रहा था, सर्कुलेटेड इन द लंडन सोसाइटी बाय वॉलपो इन 1750। तो ऑलरेडी हॉर्स वॉलपो ने इसका सर्कुलेटेड लंदन की सोसाइटी में सर्कुलेट कर रखा था। तो काफ़ी लोग इसको एक कह सकते हो लो स्तर पर इसको पढ़ चुके थे, इस पोइट्री को, इस पोइम को। पब्लिकेशन पब्लिश्ड ऑन फरवरी 15, 1751 एज ए क्वार्टो पैम्पलेट। तो इन्होंने एक क्वार्टो पैम्पलेट के अंदर 15 फरवरी 1751 को इस पोइम को पब्लिश करवाया। प्रिंटेड बाय, इस पोइम को प्रिंट किया गया रॉबर्ट डॉडस्ले विद वुड ब्लॉक इलिट्रेशंस। अब ये वुड ब्लॉक इलिट्रेशन क्या होती है? एक प्रकार की प्रिंटिंग टेक्निक है। नो एट्रीब्यूशन टू ग्रे एट हिज रिक्वेस्ट। इसमें कोई भी ग्रे को एट्रीब्यूशन नहीं दिया गया क्योंकि ये उनकी खुद की एक रिक्वेस्ट थी, क्योंकि वो कुछ शाही नेचर के थे। ये क्या ना, 4 लाइनें देख के आप पे से पूछ लेगी कौन सा कथन एलिगेटन एंड कंट्री चर्चयार्ड के बारे में गलत है या फिर सही नहीं है। तो एक एक लाइन पे फोकस करना। प्रीफेस एंड एरर। इस पोइम का जो प्रीफेस था वो लिखा था हॉर्स वॉलपो ने। याद रखना, इस पोइम का प्रीफेस किसने लिखा? हॉर्स वॉलपो ने। और उन्होंने उस प्रीफेस में क्या लिखा था, हुआ था वो सारे का सारा आर्टिकल विकिपीडिया पर पड़ा हुआ है। उन्होंने ये कहा था कि मेरे को बाई इंसिडेंट ये पोइम मिली, मेरे को पढ़ के काफ़ी अच्छा लगा, और बहुत से लोग इस पोइम को ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं, वो भी इसकी प्रशंसा करते हैं। तो इतनी अच्छी पोइम को बाकी लोगों को भी पढ़ने के लिए मिलना चाहिए, इसलिए मैं राइटर से कोई माफ़ी नहीं मांगूंगा और मैं इस पोइम को प्रिंट या पब्लिश करवा रहा हूँ। एरर्स इन अदर पब्लिकेशन। और दूसरी ओर जो दूसरे बंदे का मैंने नाम लिया था कि एक और मैगजीन थी, वो मैगजीन थी विलियम आउन की। उन्होंने भी फिर, इन्होंने 15 को पब्लिश कर दी, तो उसने फिर 16 को पब्लिश किया, बट उसके अंदर बहुत सारी एरर थी। अब ये नाम याद रखना, विलियम आउन्स, जो कि अपनी मैगजीन के अंदर बिना किसी लाइसेंस के इस पोइम को पब्लिश करवाना चाहते थे और किया भी 16 फरवरी को, एक दिन बाद में, बट उन्होंने 15 फरवरी को पहले ही कर दी। पॉपुलैरिटी, इस पोइम की पॉपुलैरिटी क्या है? प्रिंट्स, प्रिंटेड 12 टाइम इस पोइम को प्रिंट करवाया गया, 12 टाइम, याद रखना कितने टाइम? 12 टाइम। एंड रिप्रोड्यूस इन मैनी प्रोडिकल्स अंटिल 1765, 65 तक बहुत से प्रोडिकल के अंदर इस पोइम को पब्लिश किया गया। इंक्लूड इन वर्जन कलेक्शन ऑफ ग्रेज पोइट्री, यहाँ तक कि ग्रे की खुद की जो पोइट्री कलेक्शन है जो 1753 के अंदर आया, 1755 के अंदर आता है, 1757, 1768, ये चारों के चारों जो पोइट्री कलेक्शन है थॉमस ग्रे की, उसके अंदर भी ये पोइम थी। ओरिजिन की बात करें, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ? पोइम लाइकली ओरिजिनेटेड फ्रॉम पोइट्री ग्रे कंपोज इन 72। जो बातें कि कुछ बातें रिपीट हो रही हैं यहाँ पे, क्योंकि अलग से पॉइंट बना दिया ना कि ओरिजिन कहाँ से हुआ। तो ओरिजिन इसका हुआ 1742 के अंदर, जो इनके दोस्त की डेथ हुई थी। एक नाम आता है विलियम मैसन का। विलियम मैसन ये मानते हैं द एलिजी वॉज बिगन इन और कंक्लूडेड इन अगस्त 1742। वो मानते हैं कि इस पोइम को 1742 के अंदर ही शुरू किया गया और उसी टाइम पे कंक्लूड कर दिया गया था, ये मानना है विलियम मैसन का। मैन्यूस्क्रिप्ट की बात करें, इसकी जो पांडुलिपियाँ बनी, हस्तलिखित जो नोट थे, ईटन एक आता है ईटन, जहाँ पे ईटन कॉलेज के अंदर खुद थॉमस ग्रे पढ़े हुए थे, तो ईटन कॉलेज की मैन्यूस्क्रिप्ट आती है जिसमें 22 स्टेंजा थे। ईटन कॉलेज की जो मैन्यूस्क्रिप्ट थी उसमें 22 स्टेंजा रफ ड्राफ्ट मिलता है और उसका नाम था स्टेंजाज रॉट इन कंट्री चर्चयार्ड। तो ये कुछ बातें, क्योंकि कंट्री चर्चयार्ड की बात कर ली तो वो कहते हैं कि भाई पहले इस पोइम को कंप्लीट कर लिया गया था। कॉमन प्लेस
बुक कॉपी, फिर इसकी एक कॉमन प्लेस बुक कॉपी वहाँ पे मिलती है। 18 दिसंबर 1750 लेटर टू थॉमस वर्टन, एक लेटर मिलता है 18 दिसंबर का, जो कि मिला किसको, थॉमस वर्टन को। और ड्राफ्ट सेंट टू वॉलपोन वॉज लॉस्ट, उसके अंदर ये भी बताया गया कि जो ड्राफ्ट वॉलपोन को बताया गया वो लॉस्ट हो चुका था। कंपोजिशन की थ्योरीज, अब कुछ लोग थ्योरी देते हैं कि इस पोइम को कब लिखा गया, कैसे लिखा गया। मैसन से थ्योरी, मैसन की थ्योरी ये कहती है, मैसन कौन, ऊपर जो नाम आया था ये विलियम मैसन, उनकी थ्योरी ये कहती है कि ईटन कॉपी वॉज द ओरिजिनल, कि ईटन जो ईटन मैन्यूस्क्रिप्ट है ना, वही इसकी ओरिजिनल कॉपी है, कंप्लीट इन इटसेल्फ, और वो अपने आप में कंप्लीट थी। अल्टरनेटिव थ्योरी, एक और थ्योरी चलती है, जो थ्योरी ये कहती है पोइम वॉज कंपोज्ड इन पार्ट, इस पोइम को पार्ट के अंदर कंप्लीट किया गया, कंपोज किया गया। विद फर्स्ट लाइन रिटन अराउंड, इसकी पहली जो लाइनें हैं वो 1746 के अंदर लिखी गई थी। अलग अलग लोगों ने अलग अलग थ्योरी दी हैं। डिसएग्रीमेंट, अब इसका जो ऊपर की थ्योरीज हैं इनका डिसएग्रीमेंट कहाँ पे देखने को मिलता है, वॉलपोन डिसएग्रीड विद द मैसन डेट, तो विलियम मैसन की डेट से वॉलपोन डिसएग्री होते हैं और बिलीव करते हैं कि पोइम वॉज रिटन लेटर, वो ये मानते हैं कि इस पोइम को 1746 के बाद में लिखा गया। ग्रेज लेटर सपोर्ट वॉलपेन्स टाइमलाइन, अब ग्रे का लिखा हुआ वॉलपेन को लेटर इस थ्योरी का, इस एग्रीमेंट का एक सपोर्ट करता है कि हाँ थॉमस ग्रे का लेटर है, उसके अंदर बताया गया है कि उसमें, ये विकीपीडिया पर पढ़ा हुआ है, उसमें वो बता रहे हैं कि भाई मैंने आज 12 जून को इस पोइम को कंप्लीट किया है। फिर वो लेटर की बात आती है। ग्रे 12 जून 1750 लेटर टू वॉलपो मेंशन प्रोवाइडिंग लाइंस फ्रॉम द पोइम ईयर्स बिफोर, वो उसमें कहते हैं कि पहले जो मैंने लाइनों की शुरुआत की थी वो मैंने आज पूरी कर ली। 11 सितंबर 1746 लेटर टू वॉटन एल्यूड टू प्रोवाइडिंग ऑन पोइम, तो जो 1746 का है जो लेटर है वो ये बताता है कि उस टाइम वर्क किया जा रहा था पोइम पर। ओवरऑल ये इन्फॉर्मेशन विकीपीडिया पर दी हुई थी। अब आपको समझ में आ गया कि भाई 1742 में इसकी शुरुआत क्यों मानी जाती है। 1742 शुरुआत नहीं है, वो तो एक इसका क्या है, पीछे का बैकग्राउंड है, इंस्पिरेशंस हैं। वो लाइनें कुछ लोग मानते हैं कि 46 के अंदर लिखनी शुरू की थी, बट कंप्लीट इसको 1750 के अंदर किया गया और प्रिंट इसको 1751 के अंदर किया गया, ये बात पक्की है। जॉनरा की बात करें, नॉट ए कन्वेंशनल थियोक्रेटिक एलजी, ये एक थियोक्रेटिन एलजी नहीं है, ये रिलाई करती है लैक्रिमिन रिमर को। लैक्रिमिन रिमर का मतलब कि डिस्क्वाइट रिगार्डिंग ह्यूमन कंडीशन, ह्यूमन की कंडीशन को देखकर जो हमारे अंदर डिस्क्वाइट होता है, असंतोष होता है, उसको व्यक्त करती है। लैक्स स्टैंडर्ड एलजी फीचर, इसमें एलजी के फीचर नहीं हैं, जैसे इनवोकेशन जैसे एलजी में होती है वो इसके अंदर नहीं है। मॉरन्स नहीं है, कोई रोने वाले नहीं हैं, फ्लावर्स नहीं है, शेपर्ड्स नहीं है, तो भूलकर भी इसको एलजी मत कर देना, इसका नाम एलजी है। थीम की बात की जाए तो जैसा पता है कि शोक गीत है एक प्रकार का, ओड है बट डेथ पर लिखी गई है, तो थीम भी इसका वैसा ही है, मेमोरियल पोइम विद थीमेटिक एलिमेंट ऑफ एलिजिक जेनर, तो इसका जो थीम है ना वो एलिजी जैसा है, मॉर्निंग जैसे शोक, फोकस ऑन डेथ एंड मोरालिटी बट लेक्स एम्फेसिस ऑन पर्सनल लॉस, ठीक है इसके अंदर फोकस करती है डेथ पर और मोरालिटी पर, बट इसमें कोई पर्सनल लॉस नहीं दिखाया गया। एलजी के अंदर पर्सनल लॉस होता है, जैसे आप और एलजीज का नाम सुनते हो जॉन मिल्टन की, है ना, तो उनके अंदर क्या होता है कि वो अपने खुद के किसी दोस्त पर शोक व्यक्त कर रहे होते हैं, इसमें खुद का कुछ नहीं है। इन्फ्लुएंस, इस पोइम पर प्रभाव देखने को मिलता है पिक्चोरियस ट्रेडिशन का, जैसे जॉन डायर की ग्रॉन्जर हिल, जॉन डायर की एक पोइम है ग्रॉन्जर हिल जो इससे पहले आई थी 1726 के अंदर आई थी, उस पोइम का प्रभाव इस पोइम पर देखने को मिलता है। टॉपोग्राफिकल इमिटेशंस इसमें देखने को मिलते हैं, क्लासिकल इन्फ्लुएंस भी देखने को मिलता है वर्जिल का और हॉर्स का। स्टाइल की बात की जाए, नेचुरल इसका स्टाइल है, बट जॉन मिल्टन की लिसिडिस जैसा नहीं है। यूजेस इंग्लिश टेक्निक्स एंड लैंग्वेज, इंग्लिश की टेक्निक्स और लैंग्वेज का यूज़ किया गया है।
क्वार्टेन में लिखा गया है, 4 लाइनों का स्टेंजा जिसकी राइमिंग स्कीम है ए बी ए बी। याद रखना, राइमिंग स्कीम ए बी ए बी। यही क्वेश्चन पूछा था DSSB ने कि उसकी राइमिंग स्कीम क्या है। एम्फेसिस मोनोसिलेबिकल वर्ड्स फॉर रस्टिक टोन। मोनोसिलेबल का यूज़ किया है, यानी कि एक ही सिलेबल वाले वर्ड का यूज़ किया गया है इसको एक देहाती रस्टिक रूरल टोन देने के लिए। कंपैरिजन की बात करें तो ये डिफरेंट है, मतलब कि ये पोइम डिफरेंट है ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोइट्री से। अब ग्रेवयार्ड स्कूल पोइट्री के अंदर नाम आता है रॉबर्ट ब्लेयर का, उनका वर्क है द ग्रेव, उससे तो ये अलग है। कनेक्ट करती है ये ओड से, जो ग्रे की ओड्स हैं, या जोसेफ वॉटन की, या फिर विलियम कॉलिंसन की, उनकी ओड से ये पोइम कनेक्ट करती है, उसके जैसी है कुछ ये पोइम। डेवलपमेंट की बात करें तो ओरिजिनली अब ये क्या है, ये एक होरेशियन है, बिकेम मोर मिल्टोनिक, बट ये कहीं ना कहीं मिल्टोनिक भी है, मतलब कि ओड के फीचर्स ज़्यादा हैं। थीम इसका एलजी वाला है, मर्ज्ड फॉर्जन डिक्शंस विद इंग्लिश वर्ड एंड फ्रेजेस। तो हमने ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो विकिपीडिया पर दी है वो सारी कवर कर ली। अगर आपने इसको ध्यान से सुन लिया, स्टेंजा मैंने अच्छे से खुद ने पहले तैयार किए हैं, तो आपको ज़्यादा टाइम मैं लगाऊंगा नहीं, बिल्कुल स्टेंजा पढ़ेंगे और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। चलो चलते हैं हमारी स्टेंजा की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पर। रियलिटी बताऊं तो दोस्तों, जैसे मैंने ना पहले जब मैंने इस पोइम को अलग अलग यूट्यूब पर सुना और अलग अलग जो भी मेरे को PDFs मिली अलग अलग यूनिवर्सिटी की, वहाँ से मैंने पढ़ा, तो मेरे को भी पहली बार यही लगा कि यार इसमें क्या है, समझ में कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि ये ना आइम्बिक पेंटामीटर के अंदर लिखी हुई है। तो थॉमस ग्रे वैसे भी शब्दों का ऐसे यूज़ करते हैं, चुन चुन के शब्द लगाते हैं, ठीक है। जो बंदा खुद एक सेल्फ क्रिटिक है ना, तो वो शब्दों का ध्यान रखता है। तो शब्दों को ऐसे आगे पीछे कर करके ऐसे इस प्रकार से सजाया गया ताकि आइम्बिक पेंटामीटर फॉलो हो सके, क्योंकि एक पोइटिक लाइसेंस नाम की डिवाइस होती है, उसमें पोइट क्या है ना, नॉर्मल जो सेंटेंस होता है उसको आगे पीछे तोड़ मरोड़ के कैसे भी लिख सकता है, तो वो इसके अंदर यूज़ किया गया है। फिर ऊपर से लैंग्वेज ऐसे इसे यूज़ की गई है। क्रिटिक्स तो इस बात की लेकर प्रशंसा करते हैं भी भाई वाह थॉमस ग्रे ने क्या लिखा, बट हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर गया। तो मैंने क्या किया, इसको फिर अच्छे से एक एक स्टेंजा को लिया, उसकी समरी देखी, उसको अच्छे से समझा, फिर उसको ईजी लाइन्स के अंदर कन्वर्ट किया कि यार समझे तो सर इस पोइम में क्या है। और फिर जब मैंने इसको पढ़ के समझा तो अब मेरे को लगा कि यार ये सबसे ईजी पोइम ये है, और वो चीज़ आपके साथ होने वाली है। अब देखना, सुनते जाना और देखना कि आपको समझ में आता है या फिर नहीं। और एक बात बता दूं, इसमें प्रॉब्लम पता क्या है, 32 स्टेंजा है, तो बंदा जब शुरुआत करता है ना, ऊपर के 2-3 स्टेंजे पढ़ता है, आगे वाले स्टेंजे में जाता है, ऊपर वाले ख़त्म, पता ही नहीं चलता भी कहाँ गए। हमने क्या पढ़ा, ऊपर किया था और हम क्या पढ़ रहे हैं। बीच वाले पढ़ेगा तो एंड वाले जाएगा तो बीच वाले भूल जाएगा, बट हम ऐसा नहीं करेंगे, हम पूरी पोइम को समराइज़ करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे इस पोइम में क्या है। तो सबसे पहले हमारा पहला स्टेंजा, हम स्टेंजा को कैसे पढ़ेंगे, पहले जो ब्लू कलर में दिया हुआ है ना, वो रहेगी इस स्टेंजा की एक समरी। रेड कलर में ओरिजिनल स्टेंजा 4 लाइनें, ब्लैक कलर के अंदर उन लाइनों का सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। तो समरी इस स्टेंजा में क्या है, द स्टेंजा सेट ए काम इवनिंग, कि इस स्टेंजा के अंदर एक इवनिंग का सीन है जिसमें डे एंड हो रहा है, लोग और पशु अपने घरों की तरफ आ रहे हैं और साइलेंस टेक ओवर, और चारों तरफ एक साइलेंस है, बस इतनी सी बात है, समझ में आएगी। इवनिंग का टाइम, लोग और एनिमल घरों को वापस आ रहे हैं और एक प्रॉपर साइलेंस, एक प्रकार की शांति है शाम के टाइम की। अब इसको रखना याद। तो पहली लाइन, द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे, रेड वाली लाइन को पढ़ूंगा साथ में ब्लैक को पढ़ूंगा। अब ये वर्ड मीनिंग क्या है, जहाँ जहाँ मेरे को लगेगा मैं आपको बता दूंगा, अदरवाइज़ ये वर्ड मीनिंग देखने के लिए आप कोई और वीडियो देख सकते हो। मेरा काम है इस पोएम को आपको दिमाग में फिट करना। ओके, द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे मीन्स द इवनिंग वॉल, कर्फ्यू जो है रिंग्स बजती है, मार्किंग द एंड ऑफ द डे, जो ये मार्क करती है कि दिन का एंड हो गया है, शाम हो गई। द लॉरिंग हर्ड विंड स्लोली ओवर द ली, द काउज आर स्लोली मूविंग अक्रॉस द फील्ड, जो काउज हैं वो धीरे धीरे घास के मैदानों से होते हुए वापस आ रही हैं।
वापस आ रही हैं। एंड प्लाउमैन मतलब किसान, होमवर्ड प्लॉड से इज वेरी वे, थक कर खेतों से वापस किसान वापस आ रहे हैं। द फार्मर टाइड आफ्टर वर्किंग ऑल द डे वॉक्स होम, यानी कि पूरा दिन खेत में काम करने के बाद किसान भी अपने घर को वापस आ रहे हैं। यहाँ पे एक वर्ड है वेरी वे, ये है आपका ट्रांसफर एपिथेट, यानी कि रस्तों को थका हुआ बताया गया है। असल में रास्ते थके हुए नहीं होते, थके हुए इंसान होते हैं। तो एक एडजेक्टिव जो है वो नॉन लिविंग के साथ में यूज़ कर लिया। ये बहुत बार एग्जाम्पल्स के अंदर पूछा जाता है, बहुत से एग्जाम के अंदर पूछा भी गया है। ये लाइन आती है कि ये किसका एग्जाम्पल है, तो इसमें है ट्रांसफर एपिथेट। द लीव्स एंड लीव्स द वर्ड टू डार्कनेस एंड टू मी। नाउ अब क्या है, नाइट फॉल, रात हो रही है। द पोइट इज़ लेफ्ट अलॉन इन द क्वाइट डार्कनेस, कि पोइट जो डार्कनेस में अकेला रह जाएगा। तो लाइनों को मैं दोबारा पढ़ता हूँ, ब्लैक वाली को, आपको समझ में आ जाएगा। द इवनिंग वेल rings marking the end of the day. The cows are slowly moving across the field. The farmer tired after working all the day, walks home. Now night falls and the poet is left alone in the quiet darkness. अब इसकी समरी दोबारा सुन लो। इस स्टेंजा में यही बात बोली गई है ना कि इवनिंग हो रही है, डे का एंड हो रहा है, लोग एनिमल घरों को वापस लौट रहे हैं और एक एंड साइलेंस टेक्स ओवर, और पूरी शांति छाई हुई है। स्टेंजा सेकंड, इस स्टेंजा के अंदर क्या बताया गया, द पोइट डिस्क्राइब द पीसफुल साइलेंस ऑफ द इवनिंग ब्रोकन ओनली बाय फेंट नेचुरल साउंड। अब दिखा रहा है कि भाई शाम का टाइम, इवनिंग का टाइम है, वो कैसे पीसफुल है, बिल्कुल शांति छाई हुई है, और उस शांति को ब्रोक कर रहे हैं कुछ नेचुरल साउंड। वो साउंड कौन कौन से हैं, तो देखो। नाउ फेड द ग्लिमरिंग लैंडस्केप ऑन द साइट, यानी कि द लैंडस्केप स्लोली डिसअपियर इन द डिम लाइट ऑफ द इवनिंग। भाई शाम के बाद में रात आ रही है, तो जो लैंडस्केप है ना वो अंधेरे में ढकता जा रहा है। एंड ऑल द एयर सोलेमन स्टिलनेस होल्ड, एवरीथिंग बिकेम वेरी क्वाइट एंड स्टिल सेवन की सिवाय। वेयर द बीटल, अब यहाँ पे नाम आया बीटल का, बीटल व्हील्स इज हिज ड्रॉनिंग फ्लाइट, ओनली द बजिंग साउंड ऑफ बीटल फ्लाइंग इज हियर्ड, सिर्फ बीटल का साउंड आ रहा है। एंड ड्रॉजी टिंकलिंग लल द डिस्टेंट फोल्ड, फार अवे, यानी कि कुछ दूरी पर, द सॉफ्ट, बहुत ही सॉफ्ट, स्लीपी साउंड ऑफ शिप वेल इज हियर्ड, भेड़ों के जो गले में घंटियाँ बंधी हुई है ना, भेड़ों के गले में बंधी हुई घंटियों का एक साउंड आ रहा है। बस ये इतना इसके अंदर बताया गया है। अब दिमाग में रहेगा कि भाई रात आने पर पूरा लैंडस्केप, धरती पर अंधेरा छा रहा है, बिल्कुल क्वाइटनेस है, शांति है, एक बीटल का साउंड आ रहा है, और दूसरा भेड़ों के बाड़े में से भेड़ों की घंटियों की एक सॉफ्ट सी आवाज़ सुनाई दे रही है। ये सेकंड स्टेंजा के अंदर बताया गया। अब चलते हैं स्टेंजा थर्ड स्टेंजा में क्या है, द आउल। अब इसमें एक उल्लू है, वो एक किसी पुराने से टावर, किसी बिल्डिंग में बैठा हुआ है, और वो कंप्लेन कर रहा है कि कोई उसे डिस्टर्ब ना करे। अब जो इसकी समरी है वही लाइनें ऊपर लिखी हुई है। सेन की सिवाय, सेव डैट फ्रॉम यॉन्डर, यॉन्डर कुछ दूरी पर, ईब मेंटल्ड टावर, ईब क्या होती है, ऊपर की बेल होती है, मेंटल्ड यानी कि उसको घेरे हुए, टावर पुराना सा कोई खंडर सा है, उसको एक बेल ने, लताओं ने घेर रखा है, कोई टावर है, ऊंचा सा कोई बिल्डिंग होगी। द मॉपिंग आउल डज द मून कंप्लेन, तो एक आउल है जो कि मून को कंप्लेन कर रहा है। कंप्लेन किस बात की कर रहा है, ऑफ सच एज वंडरिंग नियर हर सेकंड, हर, ये हर वर्ड है उस मून आउल के लिए। सीक्रेट वॉवर, कि कोई उसके पास वंडरिंग ना करे, वंडरिंग घूमे ना, उसके पास आए ना, उसकी शांति को भंग ना करे। मॉलेस्ट हर एंशियंट सॉलिटरी रेंज, जो उसका पुराना सॉलिटरी रेंज है, यानी कि वो काफ़ी सदियों से यहीं पे रह रहा है और वो नहीं चाहता कि कोई उसकी शांति को भंग करे। अब इसकी सिंप्लीफाइड लाइंस, फ्रॉम एन ओल्ड टावर कवर्ड विद ईव एन आउल हूस्ट सैडली टू द मून, वो हूस्ट कर रहा है सैडली। एंग्री एट पीपल, वो लोगों पर गुस्सा होता है। हु केम नियर हर हिडन रेस्टिंग प्लेस, जो उसके इस छिपने वाली जगह पर लोग आते हैं वो उनसे शिकायत करता है, एंग्री होता है। एंड डिस्टर्ब हर लॉन्ग लोनली रूल ओवर द क्वाइट नाइट, कि जो इस पूरी जो यहाँ पे वो रूल करता है उसको डिस्टर्ब ना करें। अब मैं थोड़ा सा वापस बताता हूँ आप लोगों को।
पहले स्टेंज में उसने बताया कि कैसे दिन ढल रहा है और क्या क्या एक्टिविटी हो रही है। दूसरे में उसने ये बताया कि कौन कौन से साउंड आ रहे हैं, एक तो बीटल का और दूसरा भेड़ों के गले में बंधी हुई घंटियाँ। और तीसरे स्टेंजा के उसने बताया कि एक उल्लू कि जो कैसे बैठा हुआ और वो क्या क्या एक्टिविटी कर रहा है, क्या वो कैसे वो कंप्लेन कर रहा है। स्टेंजा 4 के अंदर बताया है, अब उसने ऊपर के 3 सीन बता दिए, अब वो कब्रिस्तान पर वो नज़र दे रहा है, बता रहा है कि वहाँ पर क्या है। द स्टेंजा शो द विलेज ग्रेवयार्ड, अब गांव का जो कब्रिस्तान है वो दिखाया जा रहा है। वेयर द हम्बल फोर फादर्स ऑफ द हैमलेट, यहाँ वर्ड है हैमलेट। हैमलेट का मतलब होता है भाई जो खेतों में या डाणी टाइप जो छोटे मोटे गाँव होते हैं ना, डाणी, उनकी बात कर रहा है। हैमलेट रेस्ट इन पीस, यानी कि एक छोटे से डाणी जो गांव है उनके कुछ लोगों का ये कब्रिस्तान है, उसको यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। बीनीथ दोज रज्ड एल्म्स, एल्म्स एक प्रकार का पेड़ है। डैट यू ट्री, यू भी एक प्रकार का पेड़ है। यूज ट्री शेड, मतलब कि अंडर द रफ एलम ट्रीज एंड डार्क यू ट्रीज शेड, वेयर हीज द टफ इन मैनी ए मॉल्डरिंग हीप, हीप यानी कि ढेर, यानी कि वो कब्रें हैं उनकी। द ग्राउंड इज रेज्ड इन मैनी ओल्ड ग्रेव, यानी कि वो स्थान कब्रों के कारण थोड़ा सा उठा हुआ है। ईच इन हिज नैरो सेल फॉर एवर लेड द रूड, रूड रूड यहाँ पे आया है उन विलेजर्स के लिए, बट उस सेंस में नहीं आया कि वो रूड से, यानी कि वो सिंपल थे लोग। रूड फॉर फादर ऑफ द हैमलेट स्लीप, यानी कि इनसाइड ईच स्मॉल ग्रेव, उन छोटी छोटी कब्रों के अंदर जो नैरो हैं, द सिंपल विलेज एंसेस्टर्स लाई बरिड बी फॉर एवर, तो वहाँ पर गाँव वालों को दफनाया गया, वो यहाँ पे दफन किए हुए पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर उसने ग्रेव यार्ड का सीन बता दिया। स्टेंजा 5 क्या कहता है? स्टेंजा 5 के अंदर ये चीज़ बताई गई है कि अब जो लोग मर गए हैं ना, उनको जो पहले मॉर्निंग की जो साउंड आता था वो उनको जगाता था, अब वो उन्हें नहीं जगाएगा क्योंकि अब वो मर चुके हैं। द ब्रीज कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीथिंग मॉर्निंग, द फ्रेश मॉर्निंग ब्रीज फिल्ड विद ए स्वीट स्मॉल, जो सुबह की ताज़ी हवा, जो ठंडी हवा होती थी ना। द स्वेलो ट्विटरिंग फ्रॉम द स्ट्रोविल्ड शेड, यहाँ पे आ रही है स्वेलो, यानी कि एक स्वेलो होती है पक्षी, चिड़िया, और यहाँ पे वर्ड है ट्विटरिंग ओनोमोटोपिया, कि वो उसकी चिरपिट, चिड़िया की चहचहाट। द कॉक, यानी कि मुर्गा, मुर्गे की जो बांग होती है सुबह सुबह वो। द कॉक्स श्रिल क्लेरियन और द इकोइंग हॉर्न, हॉर्न यानी कि सुबह सुबह जब लोग शिकार पर निकलते तो वो एक हॉर्न बजाते थे, उसकी इको। नो मोर शैल रोज दैम देयर लॉली बेड, इनमें से कोई भी चीज़, सुबह की ठंडी हवा, एक चिड़िया की चहचहाट, मुर्गे की वांग और हॉर्न की इको, इनमें से कोई भी चीज़ अब उन लोगों को नहीं जगा सकती क्योंकि दे आर डेड। अब मैं सिंपल जो लाइन है उनको पढ़ देता हूँ। द फ्रेश मॉर्निंग ब्रीज फील्ड विद ए स्वीट स्मेल, द स्वेलोज चिरपिंग नियर द स्मॉल टैचड हट, टैचड यानी कि वो एक जो छज्जा सा होता है उसकी हट पर जो बैठी हुई है, झोंपड़ी के छज्जे पर बैठी हुई है। द रूस्टर्स साउंड क्रॉइंग और द साउंड ऑफ द हंटिंग हॉर्न विल नेवर वेक द डेड विलेजर फ्रॉम देयर हम्बल ग्रेव, उनकी कब्रों से नहीं उठा सकते ये सारी की सारी एक्टिविटीज़। स्टेंजा 6, इस स्टेंजा में ये बताया गया है कि जो विलेजर्स हैं अब वो मर गए हैं, तो वो फैमिली का जो जॉय है, जो वार्मथ ऑफ द होम, घर की जो गर्मी होती है, और जो पत्नियां जो केयर करती हैं वो, और उनके बच्चों का प्यार, वो सारी चीज़ें खो चुके हैं क्योंकि अब वो मर गए हैं ना। तो पहली लाइन है, फॉर देम नो मोर द ब्लेजिंग हर्थ, हर्थ होता है चूल्हा, शैल बर्न, कि अब उनके लिए चूल्हा नहीं जलेगा। और वीजी हाउस वाइफ प्लाई हर इवनिंग केयर, और ना ही उनकी पत्नियाँ उनकी केयर में शाम को बिजी होंगी। नो चिल्ड्रन रन टू लिस्प, लिस्प होता है तुतलाना। देयर श्राइन्स रिटर्न, अब यहाँ पे सिर्स है ना, सिर्स ये ओल्ड वर्जन है फादर के लिए, कि ना ही कोई बच्चे अपनी पिता से मिलने के लिए भाग के जाएंगे। और क्लाइम हिज नीज, उनके घुटनों को नहीं ऐसे पकड़ेंगे। एंड एनवाइड किस टू शेयर, और ना ही उनको किस करने के लिए बोलेंगे। तो घर की एक्टिविटी है क्योंकि वो लोग तो मर चुके हैं। अब मैं सिंपल लाइन पढ़ देता हूँ। द वार्म फायर एट द हर्थ फायर प्लेस विल नॉट बर्न फॉर देम एनी मोर, उनके लिए अब चूल्हा नहीं जलेगा जो लोग मर गए। देयर वाइफ्स, उनकी पत्नियाँ, विल नो लॉन्गर बी बिजी, अब वो बिजी नहीं होंगी विद इवनिंग हाउस होल्ड वर्क फॉर देम,
कि शाम को उनके लिए काम करने के लिए। देयर लिटिल चिल्ड्रन विल नॉट रन टू ग्रीट देयर फादर व्हेन ही कम्स होम। छोटे बच्चे भाग के अपने पापा के पास उनको ग्रीट करने के लिए नहीं जाएंगे जब वो वापस लौटते थे। कौन? फादर। नोर क्लाइम ऑन हिज नीज टू गेट ए लविंग किस। और ना ही भी उनके पैरों को ऐसे घुटनों को पकड़ेंगे कि पापा मुझे किस करो। क्यों? क्योंकि वो मर चुके हैं। सेवन स्टेंजा बहुत ही बढ़िया। ये बता रहा है कि जब वो लोग जिंदा थे तो वो कैसे हार्ड वर्क करते थे, खेतों में जाते थे, हल जोतते थे। नॉर्मली अपने गांव जैसी ही कुछ कंडीशन यहाँ पे दिखाई गई है। देखो पहली लाइन कहती है ऑफन डिड हार्वेस्ट टू देयर सिकल यील्ड। सिकल होता है जो दाती जिसे काटते हैं। देयर फरो होता है जब आप खेत जोतते हैं तो हल जो होता है ना पीछे एक फाड़ी सी बन जाती है जिसके अंदर बीज बोया जाता है, उसे बोलते हैं फरो। देयर फरो ऑफन द ग्लेव हैज़ ब्रोक। ग्लेव होता है ज़मीन के लिए वर्ड है कि अब तो ना तो उनकी वो चलेगी। जब वो जिंदा थे ना तो वो कैसे दाती से फसलों को काटा करते थे, कैसे वो हल से ज़मीन को जोता करते थे। हाउ जोकन डिड दे ड्राइव देयर टीम अफेल्ड। और कैसे वो खुशी खुशी अपनी टीम को लीड करके ड्राइव करते थे। अब टीम यहाँ पे आया है जो उनके बैल थे, घोड़े थे जिनसे वो खेतों की जुताई करते थे। खुशी खुशी जैसे आप भी जो गांव का जो किसान होता है खेत को जाता है ना, खेतों में कैसे गीत गाते हुए फसलों को ज़मीनों को जोतते हैं। हाउ वॉड द वुड्स बीनीथ देयर स्टर्डी स्टॉक। और कैसे वो अपनी कुल्हाड़ी से लकड़ी को काटा करते थे, कितने खुश रहा करते थे जब वो जिंदा थे। अब सिंपल लाइन है द हार्वेस्ट ऑफन फेल टू देयर सिकल। दे यानी कि दे रिप्ड द क्रॉप, वो फसलों की कटाई करते थे। कौन? जो लोग मरे पड़े हैं। देयर प्लाउ ऑफन ब्रोक द सॉइल ऑफ द फील्ड। तो सॉइल मिट्टी को उनका हल जोतता था, ब्रोक कर देता था। तो जैसे हल चलता है तो ज़मीनी को तोड़ता है ना, ज़मीन को तोड़ी जाती है। दे हैप्पीली ड्रॉप देयर ऑक्सन्स एंड हॉर्सेस और हॉक्सन्स टू फील्ड, कि वो अपने बैलों को और घोड़ों को खेत में खुशी खुशी चलाते थे। द वुड्स वेंट लो अंडर द फोर्स ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग एक्सेस, कि लकड़ी भी उनके सामने मुलायम पड़ जाती थी उनकी कुल्हाड़ी के सामने, इतना वो हार्डवर्क करते थे। अब मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूं कहीं भूल ना जाओ। पहले स्टेंजे से लेकर ये पहले में क्या था। पहले के अंदर उसने ये बताया कि भाई किस प्रकार शाम का टाइम है और कुछ पशु और किसान घर से वापस खेतों से घर को वापस लौट रहे हैं। फिर वो बताते हैं कि किस प्रकार कि शाम की इस शांति के अंदर एक बीटल का साउंड आ रहा है और कुछ भेड़ों के गलों की टल्लियाँ जो खड़खड़ी हैं उनका साउंड आ रहा है। फिर वो कहता है कि एक उल्लू है जो कि बैठा हुआ है, वो कंप्लेन कर रहा है। तो कुल मिला के रात वाली इवनिंग का और रात का सीन यहाँ पे दिखाया गया। फिर वो फोर्थ स्टेंजा में ये बताता है, वो शिफ्ट करता है कि भाई जो कब्रिया उनका जो कब्रिस्तान दिखाता है कि लोग यहाँ पे लेटे हुए हैं। फिर बताता है कि वो लोग जब जिंदा थे तो उनको सुबह की हवा और उनका पक्षी और एक मुर्गा, एक इकोइंग हॉर्न, ये सारी चीज़ें उनको जगाती थी, बट अब वो इनको नहीं जगाएंगी। सिक्स्थ स्टेंजा में वो कहता है कि जब वो जिंदा थे तो वो कैसे उनके लिए चूल्हा जलता था, अब वो चूल्हा नहीं जलेगा, उनकी पत्नियां उनके लिए बिजी नहीं होंगी, बच्चे भागकर उनको किस नहीं करेंगे। सेवन्थ स्टेंजा में ये बताता है कि किस प्रकार वो किसान जब जिंदा थे तो खेतों में कैसे काम करते थे, हार्ड वर्क करते थे। अब आते हैं स्टेंजा 8 पर। इस स्टेंजा के अंदर पोइट जो कुछ जो घमंडी लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, उनको चेतावनी देता है कि आप लोग इन जो हम्बल और लाइफ सपूर है इनको डिस्पाइस ना करें, यानी कि इनको छेड़खानी आप इनसे ना करें, इनकी ज़िंदगी जैसी भी थी बढ़िया थी। तो लाइन की शुरुआत होती है लेट नॉट एम्बिशन, पर्सोनिफिकेशन है, लेटर कैपिटल भी और एम्बिशन को बोला गया है। लेट नॉट एम्बिशन मोक देयर यूजफुल टॉयल, देयर होमली जॉयज एंड डेस्टिनी ऑब्सक्योर, नोर ग्रांड्योर हियर विद ए डिस्डेनफुल स्माइल, द शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पुअर। अब ये आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, अब पहली लाइन पढ़ूंगा साथ में सिंपल पढ़ूंगा तो समझ में आ जाएगा। पहली लाइन लेट नॉट एम्बिशन मोक देयर यूजफुल टॉयल, मतलब ambitious people should not laugh at the villagers hard but useful labor, कि जो ambitious people है ना, ambitious जो महत्वाकांक्षी लोग हैं, उनको विलेजर्स की इस हार्ड और यूजफुल लेबर पर हंसना नहीं चाहिए। देयर होमली जॉय
एंड डेस्टिनी ऑब्सक्योर, नोर शुड द रिच एंड पावरफुल, जो पावरफुल लोग हैं, लुक डाउन ऑन देयर सिंपल जॉयज एंड हम्बल अननोटिस्ड लाइफ। मजाक नहीं बनाना चाहिए जो गांव वालों की सिंपल जॉय थे और उनकी जो हम्बल और अननोटिस्ड लाइफ थी। नोर ग्रांडियर, ग्रांडियर है पावरफुल लोगों के लिए। नोर ग्रांडियर हियर विद डिस्डेनफुल स्माइल, द शॉर्ट एंड सिंपल एनल ऑफ द पुअर, द लाइफ स्टोरीज ऑफ द पुअर मे बी शॉर्ट, कि भले ही उन गांव वालों की जो स्टोरीज थी वो बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल थी, बट दे स्टिल हैव वैल्यू, बट उनकी भी कोई ना कोई वैल्यू है। यानी कि इन आम लोगों की, गांव वालों की, गरीब इन लोगों की कोई मजाक नहीं उड़ाया जाना चाहिए। इसमें एम्बिशन को पर्सोनिफाई किया है। अब देखो यहाँ पे कुछ चेंज हो गया, अब उसके बारे में बता रहा हूँ उनकी लाइफ भी क्या कुछ नहीं करना चाहिए। 9 नंबर स्टेंजा, 9 नंबर स्टेंजा ये कहता है कि नो मैटर हाउ रिच, पावरफुल और ब्यूटीफुल समवन इज, डेथ कम्स टू ऑल, कि कोई मैटर नहीं करता कि कोई कितना अमीर है, कोई कितना पावरफुल है, कोई कितना ब्यूटीफुल है, डेथ सभी के लिए, डेथ सभी को आती है। तो यहाँ पर एक ये इसके अंदर बताया गया है। द बूस्ट ऑफ हेराल्ड्री, हेराल्ड्री यानी कि हेरिडिटी से मिला हुआ राजपाट। अभी जो मैंने इसकी शॉर्ट समरी बताई उसको दिमाग में रखना, तो ये लाइनें समझ में आ जाएंगी। ये कहता है कि द बूस्ट ऑफ हेराल्ड्री, द पॉम्प ऑफ पावर एंड ऑल डैट ब्यूटी, ऑल डैट वेल्थ एवर गेव, अवेट्स अलाइक द इनअवेटेबल आवर, इनअवेटेबल आवर है डेथ के लिए, मेटाफर है। यहाँ पे डेथ ना लिख के उसने क्या लिखा, इनअवेटेबल आवर, ऐसा घंटा, ऐसे ऐसा वो एक वो घड़ी जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। द पथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव, यानी कि प्राइड इन द फैमिली नेम एंड इनेंस, जो हेराल्ड्री है, द शो ऑफ पावर, द गिफ्ट ऑफ ब्यूटी एंड वेल्थ, ऑल मस्ट फेस द सेम एंड, सभी का एक ही एंड होता है, वो है डेथ। इवन द ग्लोरियस पथ ऑफ द फेम लीड ओनली टू द ग्रेव, कि जो इवन द ग्लोरियस पथ, भले ही बंदा कितना भी फेम है, कितना भी फेमस है, अंत में वो भी तो एक कवर के अंदर ही जाएगा। स्टेंजा नंबर 10, इस स्टेंजा के अंदर बताया गया है कि द हम्बल डेड हैव नो ग्रांड मेमोरीज, कि ये जो गांव वाले हैं इनके लिए कोई ग्रांड मेमोरीज नहीं बने हुए, मेमोरियल्स नहीं बने हुए, बट डैट इज़ नॉट देयर फॉल्ट, बट ये इनकी गलती नहीं है कि इनकी कब्रों पर कोई बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स नहीं बने हुए। तो वो कहता है कि नोर यू, कि तुम, यू प्राउड, प्राउड यानी कि उन घमंडी लोगों को बोला गया है, इम्प्यूट टू दीज द फॉल्ट, कि तुम इन लोगों पर ब्लेम नहीं कर सकते, इफ मेमोरी ओवर देयर टॉम नो ट्रॉफीज रेज्ड, वेयर दो द लॉन्ग ड्राउंड आइजल एंड फ्लैटर्ड वॉल्ट, द पीलिंग एंथम स्वेल द नोट ऑफ प्रीज। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि रिच एंड प्राउड पीपल शुड नॉट ब्लेम द पुअर, कि जो अमीर लोग हैं, जो प्राउड, जो घमंडी लोग हैं, उन लोगों को ब्लेम नहीं करना चाहिए, इन लोगों को इन गरीब लोगों को, अगर इफ़ नो फैंसी मॉन्यूमेंट और ट्रॉफीज आर बिल्ट ओवर देयर ग्रेव, कि अगर उनकी कब्रों पर कोई फैंसी मॉन्यूमेंट नहीं बने हुए, कोई ट्रॉफीज नहीं बनाई गई, तो इसके लिए आप उन गरीब लोगों को ब्लेम नहीं कर सकते। अनलाइक ग्रांड, कि जिस प्रकार इन पर तो नहीं बने हुए, बट ग्रांड टॉम्स विद लॉन्ग कॉरिडोर, बड़े बड़े लॉन्ग कॉरिडोर, डेकोरेटेड सीलिंग्स, वेयर चर्च वेल एंड द हिम्स सेलिब्रेटेड द डेड, कि जहाँ पर वो चर्च की घंटियाँ बजती है, हिम्स गाए जाते हैं। द पुअर आर रिमेंबर द सिंपली एंड क्वाइटली, बट इनका नेचर क्या था, इनका तो एक, इनकी ज़िंदगी ही सिंपल थी, क्वाइटली थी, वैसे ही ये हैं, तो जैसे ये थे वैसे इनकी कब्रें हैं, इनका लाइफ ही सिंपल थी, तो ये सिंपल इनकी कब्रें हैं। आप इसके लिए इनको ब्लेम मत करो कि आपकी कब्र पर ऐसे कोई महान मोनार्क नहीं बने हुए। स्टेंजा 11, अब स्टेंजा 11 ऊपर वाले 10 का एक रिप्लाई है। अब इसमें क्या बोला जाएगा, ये कहता कि नो स्टैचू ऑनर, मैं पहले ब्लू वाले को पढ़ता हूँ। नो स्टैचू, कोई स्टैचू, ऑनर और फ्लैटरी कैन इफेक्ट द डेड, डेथ इज एब्सोल्यूट, कि भले भी आप बड़े बड़े स्टैचू बना लो, ऑनर लगवा लो, फ्लैटरी कर लो, क्या उससे डेथ जो गया वो वापस आ जाएगा, नहीं ना, बस वही इसके अंदर बताया गया है। कैन स्टोरीड अर्न, अर्न मतलब कि जो कलश होता है,
animated burst, back to its masons call the fleeting breath. Can honor's voice provoke the silent dust, or flattery soothe the dull cold ear of death? अब ये सारी बातें, पहली लाइन, कैन स्टोरीड अर्न एंड अनिमेटेड बस्ट, कि कैन ए एनग्रेव्ड अर्न, जिस पर कुछ खुदाई की गई ऐसा कलश, और ए लाइफ लाइक स्टैचू ब्रिंग समवन बैक टू लाइफ, कि क्या उसको वापस ला सकता है? यहाँ पे रिथोरिकल क्वेश्चंस हैं जिसका जवाब है कि नहीं। दूसरा, कैन द वॉइस ऑफ ऑनर अवेक द डेड, कि क्या कोई ऐसी आवाज़ है ऑनर की जो गए हुए को वापस जगा दे? और कैन फ्लैटरी मेक द डेड लिसन, और क्या फ्लैटरी चापलूसी की हुई किसी डेड को सुनाई जा सकती है? द आंसर इज नो, डेथ इज फाइनल एंड द डेड कैन नॉट बी मूव्ड बाय मोन्यूमेंट और प्रेज। तो 10 नंबर स्टैंजा ये बता रहा था कि उन पर कोई ऐसे बड़े बड़े स्मारक नहीं बने हुए, और यहाँ पे बता रहा है कि ठीक है, अगर बनाओगे तो कौन सा गया हुआ आदमी वापस आ जाएगा। स्टैंजा 11, स्टैंजा 12, इसके अंदर ये बता रहा है कि भाई ये जो मरे हुए लोग पड़े हैं ना, जिनकी कब्रें मैं देख रहा हूँ, हो सकता है कि ये लोग टैलेंटेड हों, बट इनका टैलेंट सामने नहीं आया। मैं क्या करूँगा, लास्ट में सारों को एक साथ स्टैंजा को पढ़ दूंगा, ठीक है? अभी बीच बीच में पढ़ूँगा तो फ्लो सा टूट जाएगा। इवन इन हम्बल ग्रेव देयर मे लाई पीपल हु हैड ग्रेट टैलेंट और पोटेंशियल। इसमें ये बताया गया कि यहाँ पर जो लोग लेटे हुए हैं उनमें से कुछ लोगों के पास ग्रेट टैलेंट रहा होगा और पोटेंशियल भी रहा होगा। परहैप्स, शायद, इन दिस निगलेक्टेड स्पोर्ट इज लाइड, कि परहैप्स इन दिस सिंपल ओवरलुक्ड ग्रेव लाई जो पड़ी हुई है ना, सम हार्ट वंस प्रेग्नेंट विद क्लैशियल फायर, क्लैशियल देविया होता है, कि इन्हें भी एक देवीय रूपी आग रही होगी, यानी कि इनके दिलों के अंदर कुछ ना कुछ जुनून रहा होगा। हैंड्स, यानी कि हाथ, डैट द रोड ऑफ एम्पायर माइट हैव स्व्यूड, इनके हाथ भी कोई ना कोई एम्पायर यानी कि राज करने के लिए बन सकते थे, मतलब कि इनके हाथ भी राज कर सकते थे। और वेक्ड टू एक्सटेसी द लिविंग लायर, और ये कोई ना कोई लायर यानी कि कोई ना कोई संगीत रूपी वाद्य यंत्र प्ले कर सकते थे, बजा सकते थे, बट इनको मौका नहीं मिला। Perhaps in this simple, overlooked grave lies some who once had a brilliant, inspired heart, hands that could have ruled a kingdom or created beautiful music that moved everywhere, कि यहाँ पर लेटे हुए लोग भी कुछ ऐसे रहे होंगे जिनके दिलों के अंदर कोई एक जुनून रहा होगा, वो लोग भी रूल कर सकते थे, वो लोग, उनके हाथ भी कोई ना कोई म्यूज़िक को प्ले कर सकते थे जो पूरी दुनिया में आज सुना जा सकता था, बट ऐसा नहीं हुआ। स्टैंजा 13, अब वो क्यों नहीं आगे आ पाए? 13 नंबर स्टैंजा ये बता रहा है कि पॉवर्टी, गरीबी एंड लेक ऑफ एजुकेशन, जो उन्हें एजुकेशन नहीं मिली, इस चीज़ ने उन्हें प्रिवेंट किया द पुअर फ्रॉम रियलाइजिंग देयर टैलेंट, कि वो अपना टैलेंट रियलाइज नहीं कर सके, क्योंकि उन्हें एक तो गरीबी और दूसरा एजुकेशन उन्हें नहीं मिली। अब ये यहाँ पे लिखा हुआ है, बट मतलब कि वो ऊपर वाले स्टेंजा में क्या था कि वो ऐसा कर सकते थे, अब उसी को आगे ये कंटिन्यू कर रहा है। वो कहता है कि बट नॉलेज टू देयर आइज आर एम्पल पेग, रिच विद द स्पॉइल ऑफ टाइम डिड नेवर अनरोल, चिल पेन्योरी, पेन्योरी यानी कि गरीबी, रिप्रेस्ड देयर नोबल रेग, उनकी इस नोबल रेग को दबा दिया गरीबी ने, एंड फ्रोज द जेन्युइन करंट ऑफ सोल, और उनके करंट को, उनके सोल में जो करंट था उसको भी क्या कर दिया, फ्रोज, जमा के रख दिया। अब पहली लाइन पढ़ रहा हूँ, बट नॉलेज टू देयर आइज आर एम्पल पैज, नॉलेज एंड लर्निंग वर नेवर मेड अवेलेबल टू दैम, यानी कि नॉलेज और लर्निंग उनको कभी दी नहीं गई। रिच विद द स्पॉयल ऑफ टाइम डिड नेवर अनरोल, पॉवर्टी, पेन्योरी स्टॉप्ड दैम फ्रॉम अचीविंग देयर फुल पोटेंशियल, गरीबी ने उनके पोटेंशियल को अचीव करने से रोक के रखा। देयर टैलेंट एंड पैशन वर हेल्ड बैक, उनका टैलेंट पीछे रह गया, एंड द नेचुरल वार्मथ एंड एनर्जी ऑफ देयर सोल वॉज फ्रोजन बाय हार्डशिप, और उनके नेचुरल जो वार्म थी, एनर्जी थी उनके सोल की, वो भी हार्डशिप, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते रहे, लेबर करते रहे, उसमें दब गई या फिर जम गई।
अब मैं थोड़ा सा इन स्टेंजास को लिंक करता हूँ यहाँ से 10 नंबर से नहीं 12 नंबर से। उसने ये कहा था कि यहाँ पर जो लोग जो लेटे हुए हैं ना, उनके पास भी कोई टैलेंट था, वो भी रूल कर सकते थे, वो भी कोई ना कोई म्यूज़िक प्ले कर सकते थे, बट ऐसा हुआ नहीं क्योंकि उन्हें नॉलेज नहीं मिली, उन्हें गरीबी ने पीछे छोड़ दिया, उनके पास ज्ञान नहीं था, वो हार्डवर्क करते रहे। ठीक है, अगर करते रहे, उनका टैलेंट क्या था, दब के रह गया, उनका टैलेंट सामने नहीं आया। अब 14 नंबर बता रहा है कि उनका टैलेंट सामने नहीं आ रहा है, जिस प्रकार उनका टैलेंट सामने नहीं आया, जिस प्रकार कुछ समुद्र में जेम्स होते हैं, कुछ फ्लावर होते हैं जो अननोटिस्ड रहते हैं, उसी प्रकार इनका टैलेंट भी क्या हो रहा, हिडन रहा और अनरिकॉग्नाइज्ड रहा, उन्हें पहचान नहीं मिली। जिस प्रकार कुछ जेम्स और फ्लावर जिनके बारे में लोग जानते नहीं हैं, वो अननोटिस्ड रहते हैं। फुल मैनी ए जेम ऑफ प्योरेस्ट रेयर सीन, मैनी प्रीशियस जेम्स लाई हिडन इन द डीप डार्क ओशन। ये कह रहे हैं कि बहुत सारे कुछ जेम्स होते हैं ना, प्रीशियस महंगे महंगे, वो समुद्र की गहराई में दबे रहते हैं, छिपे रहते हैं। द डार्क अनफ्लोटेड केव्स ऑफ ओशन वियर, मतलब कि जब वहाँ पर छुपे रहते हैं। फुल मैनी ए फ्लावर इज बॉर्न टू ब्लश अनसीन, ये कह रहा है कि मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स ब्लूम इन प्लेसेस वेयर नो वन सीज दैम, कुछ बहुत ही सुंदर फूल ऐसी जगहों पर खिलते हैं जहाँ पर उन्हें कोई देखने वाला नहीं होता। एंड वेस्ट इट्स स्वीटनेस ऑन द डेजर्ट एयर एंड देयर फ्रेगनेंस गोज अननोटिस्ड इन द एम्प्टी डेजर्ट, और उनकी फ्रेगनेंस उस बेरान रेगिस्तान में फैल जाती है जहाँ उनको कोई देखने वाला नहीं होता। उसी प्रकार ये गांव वाले थे, इनका टैलेंट सामने नहीं आया। नेक्स्ट स्टेंजा 15। इस स्टेंजा के अंदर ये चीज़ बताई गई है कि ग्रेट करेज टैलेंट एंड वर्चू मे एग्जिस्ट अननोटिस इन ऑर्डिनरी पीपल, कि इन लोगों में एक महान ग्रेट करेज टैलेंट और वर्चू इन लोगों में था, इन ऑर्डिनरी लोगों के अंदर था, जो अननोटिस्ड रह गया। यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे 3 लोगों की बात होगी और याद रखना। पहली बात होगी हैम्पडेन की। हैम्पडेन वो था जिसने चार्ल्स फर्स्ट के खिलाफ बगावत की थी। थोड़ा क्लियर करना कि आई थिंक वो चार्ल्स फर्स्ट के खिलाफ ही थी या कुछ और थे ना, ये थोड़ा क्लियर कर लेना हैम्पडेन के बारे में। और कुछ लोग इनमें से मिल्टन की तरह हो सकते थे, मिल्टन को आप जानते हो, जॉन मिल्टन, या फिर इनमें से कुछ लोग क्रॉमवेल की तरह हो सकते थे। क्रॉमवेल, ओलिवर क्रॉमवेल, चार्ल्स फर्स्ट के बाद में यानी कि राजतंत्र ख़त्म हुआ इंग्लैंड के अंदर, 1649 के अंदर हत्या कर दी गई, चार्ल्स फर्स्ट का एग्जीक्यूट कर दिया गया। उसके बाद में वहाँ पे एक रिपब्लिकन गवर्नमेंट बनती है, लोकतांत्रिक, जो कौन चला रहा था, क्रॉमवेल, ओलिवर क्रॉमवेल। तो ये कहता है कि कुछ लोग हैम्पडेन की तरह हो सकते थे, कुछ लोग मिल्टन की तरह हो सकते थे, कुछ लोग क्रॉमवेल की तरह हो सकते थे। Some villagers Hamptons dealt with dauntless breast. The little tyrant of his field withstood. Some mute, inglorious Milton here may rest. Some Cromwell, guiltless of country's blood. मतलब इस प्रकार के लोग इनमें से कुछ बन सकते थे, वो जिंदा, इनको कुछ एजुकेशन मिलती या फिर इन्हें कुछ सहायता मिलती। Some brave villagers like Hampden rested local tyrant fiercely. Some silent unknown genuine like Milton may lie buried here. Some people who could have lead or change the country like Cromwell did so without causing bloodshed, कि जैसे ओलिवर क्लम्बर ने बिना किसी खून के बहाए पूरी है ना उसका हिस्ट्री को चेंज कर दिया। These people lived quietly and are now forgotten in humble grave. बट अब वो लोग यहाँ पे, इनमें से कुछ लोग हो सकते थे जो यहाँ पे दफन हैं। स्टेंजा 16। फिर यहाँ पे वही बात बोली जा रही है कि सम ऑर्डिनरी पीपल हैड द पोटेंशियल टू अचीव ग्रेट डीड्स एंड फेम बट दे रिमेन्ड अननोन, कि कुछ लोगों को यहाँ पे पोटेंशियल था, वो कुछ अचीव कर सकते थे, बट वो रिमेन्ड अननोन, बट वो अननोन रह गए। द अप्लॉज ऑफ लिसनिंग सीनेट टू कमांड, यानी कि सम पीपल कुड हैव कमांडेड द एडमायरेशन ऑफ द गवर्नमेंट, कि इनमें से कुछ लोग सरकार की वाह तालियां ले सकते थे बट नहीं मिली। द थ्रीट ऑफ पेन एंड रियून टू डिस्पाइड, दे कुड हैव इग्नोर्ड थ्रीट्स एंड डेंजर विदाउट फियर, कि इनमें से कुछ लोग डेंजर को और डर को
इग्नोर कर सकते थे क्योंकि वो महान होते ना। टू स्कैटर प्लेनिटी ओवर स्माइलिंग लैंड, दे कुड हैव स्प्रेड वेल्थ एंड हैप्पीनेस अक्रॉस द लैंड, कि इनमें से कुछ लोग पूरी दुनिया में खुशी और वेल्थ को स्प्रेड कर सकते थे, फैला सकते थे। एंड रीड देयर हिस्ट्री इन नेशंस आई एंड सीन देयर डीड्स रिमेंबरिंग बाय द होल नेशंस। ये नहीं कि कह रहा है कि कुछ लोग इनमें से कुछ ऐसा काम कर सकते थे कि सरकार उनकी वाह वाह करती, तालियां बजाती। इनमें से कुछ लोग बिना किसी डर के, बिना किसी फियर के, बिना किसी डेंजर के धमकियों को इग्नोर कर सकते थे, वो भी इतने बहादुर बन सकते थे। इनमें से कुछ लोग अपनी खुशियों को और वेल्थ को पूरे संसार में बिखेर सकते थे, और इनमें से कुछ लोग ऐसा काम करते कि उनकी हिस्ट्री बन जाती। बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ये सिंपल थे, गांव वाले थे। स्टेंजा 17 अब उसी को ही आगे फ्लो कर रहा है। 15 नंबर स्टेंजा में इसने बताया कि कुछ लोग ऐसे ऐसे महान लोग हैम्डन की तरह, मिल्टन की तरह और क्रॉम्वेल की तरह महान बन सकते थे। कुछ लोग सरकार की वाह ले सकते थे, है ना, महान बन सकते थे, अपनी हिस्ट्री लिखवा सकते थे, बट ऐसा नहीं हुआ। 17th स्टेंजा यही तो कह रहा है, सर्कमस्टांसेस केप्ट दीज, की कुछ कंडीशन, कुछ परिस्थितियों ने इन लोगों को रखा, दूर रखा, किस चीज़ से, ग्रेटनेस से एंड रॉन्ग डूइंग से। देयर लाइफ्स वर क्वाइटली रिस्ट्रिक्टेड, कि इन लोगों की ज़िंदगियाँ कुछ कंडीशंस के कारण महानताओं से और कुछ गलत करने से दूर रही, वंचित रह गई। अब सोचो गलत करने से कैसे, भाई अगर ये महान होते तो कुछ ना कुछ तो गलत करते, वही वहाँ पे लिखा हुआ है। देयर लॉट फॉरवर्ड नॉर सर्कमस्क्राइब्ड अलॉन, देयर ग्रोइंग वर्च्यू वट देयर क्राइम कन्फाइंड, फॉरवर्ड टू वेड थ्रो सल्टर टू ए थ्रोन एंड शट द गेट्स ऑफ मर्सी ऑन मैनकाइंड। ये कह रहा है कि पहली लाइन कह रही है कि फेथ और सर्कमस्टांसेस प्रिवेंट देम फ्रॉम राइजिंग द पावर, कि परिस्थितियों ने उनको फेम लेने से और पावर लेने से वंचित कर दिया, प्रिवेंट कर दिया। दूसरी लाइन कह रही है नॉट ओनली वर देयर टैलेंट लिमिटेड, कि उनका टैलेंट ही लिमिटेड नहीं हुआ इन परिस्थितियों के कारण, बट इवन देयर रॉन्ग डूइंग वर रिस्टेंड, कि उनकी गलत जो इरादे थे वो भी रेस्टिकेट हो गए, यानी कि कुछ बंदिशें लगी उन पर, रिस्ट्रेंड कर दिए गए। किस प्रकार, जैसे दे कुड नॉट सीज ए थ्रोन थ्रू वायलेंस, क्योंकि अगर वो महान नहीं बने तो ठीक है ना, उन्होंने वायलेंस के जरिए कोई थ्रोन भी तो हासिल नहीं किया। अगर वो महान बनते तो थ्रोन हासिल करते, तो युद्ध लड़ते, किसी को मारते। अच्छा है तो ये महान नहीं बने, तो दोनों कामों से ये लोग ना तो इन्हें फेम मिली, ना ही इन्हें कुछ गलत किया। नोर कुड दे डिनाई मर्सी टू अदर, और ना ही वो दूसरे लोगों को दया देने से वंचित किया उन लोगों ने। अगर वो महान बनते तो कुछ लोगों के साथ तो उनको अन्याय करना ही पड़ता अपने आप को आगे लाने के लिए। स्टेंजा 18 नंबर स्टेंजा उसी लाइन को आगे कंटिन्यू कर रहा है कि सम टैलेंटेड और वर्चुअस पीपल रिमेन्ड हम्बल एंड रिस्ट्रेंड, हाइडिंग देयर स्ट्रगल और कंट्रीब्यूशन, कि अगर वो महान बनते तो वो क्या क्या चीज़ें करते जो उन लोगों ने नहीं की। द स्ट्रगलिंग पैंग्स, पैंग्स होता है कुछ चुभन जो होती है, जो सुई वगैरह चुभती है तो दर्द होता है ना, उसके लिए। द स्ट्रगलिंग पैंग्स ऑफ कॉन्शियस ट्रुथ टू हाइड, कि उन्हें महान बनने के लिए सच को छुपाने का एक दर्द महसूस करना पड़ता। उस सच को छुपाने के लिए दर्द को रखना, सच को छुपाने के लिए जो उन्हें दर्द होता उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ता, वो उन लोगों ने नहीं किया। अगर वो महान बनते तो, भाई कुछ ना कुछ तो महान बंदे भी झूठ बोलते ही हैं। टू क्विंच द ब्लशफुल द इग्नेनियस शेम, और ना ही उन्हें कोई ऐसी शेम को ऐसा काम किया जिससे उनको शेम फील हो। और हीप द श्राइन ऑफ लग्जरी एंड प्राइड विद इंसेंस किंडल्ड एट द म्यूज फ्लेम। पहली लाइन का मतलब है सम पीपल हैड टू स्ट्रगल टू हाइड द पेन ऑफ नॉलेज द ट्रुथ, कि कुछ लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता सच की जो जानकारी है उसको छुपाने का दर्द, उसको छुपाने के लिए। दे ट्राई टू, दूसरी लाइन कह रही है दे ट्राई टू कवर देयर नेचुरल मॉडेस्टी और शेम, उन्हें कोशिश करनी पड़ती अपनी नेचुरल जो मॉडेस्टी और शेम है उसको छुपाने के लिए। और दे माइट हैव कंट्रीब्यूटेड टू वेल्थ एंड प्राइड, और फिर वो शायद कुछ कंट्रीब्यूट दे पाते, सहयोग दे पाते अपना वेल्थ और प्राइड का, क्योंकि कुछ ना कुछ तो वो सच वो छुपाते और कुछ वो ऐसे काम करते जो शर्मनाक भी होते।
बट ऐसा इन लोगों को नहीं करना पड़ा। बाय ऑफरिंग द गिफ्ट ऑफ आर्ट, तो वो कुछ ना कुछ ऐसा भी कुछ करते, म्यूज़ यानी कि म्यूज़ के लिए वो गिफ्ट लाते, गिफ्ट देते, क्या क्या करते, वो कुछ आर्ट के गिफ्ट देते, कुछ पोइट्री के लिए, कुछ इंस्पिरेशंस के लिए। ये सारे के सारे म्यूज़ की फ्लेम के लिए, म्यूज़ यानी देवी के लिए। मतलब कुछ ना कुछ तो वो गलत करते हैं ना। अच्छा है कि ये फेमस नहीं हो, तो कुछ ऐसी इनकी कहानी है। 19 नंबर स्टेंजा क्या कह रहा है, उसी को फिर आगे बोल रहा है। अब ये कह रहा है कि दीज विलेजर्स लिव्ड पीसफुल मॉडेस्ट लाइव अवे फ्रॉम ग्रीड एंड अमिशन। इम्पोर्टेंट स्टेंजा है क्योंकि इसकी पहली लाइन ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसकी समरी तो ये है, इसके लिए ये बता रहा है कि इन गांव वालों की जो इन लोगों ने एक पीसफुल और मॉडेस्ट लाइफ को जिया, जो कि लालच से और एम्बिशन महत्वाकांक्षाओं से दूर थी। तो पहली लाइन इसकी फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। अब ये जो पहली लाइन याद रखना, 19 नंबर स्टेंजा की फर्स्ट लाइन फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, ये इंग्लिश लिटरेचर के अंदर फेमस नॉवल है। अब ये आप लोगों को बताना है कि ये नॉवल किसकी है और किसने लिखा, क्योंकि ये टाइटल है फेमस नॉवल का विक्टोरियन एज के अंदर। फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, इग्नोबल स्ट्रीफ, their sober wishes never learned to stray along the cool squanted vale of life. They kept the noiseless tenor of their way. पहली लाइन ये कह रही है कि इन लोगों की लाइफ फार फ्रॉम द क्वाइटिक सेल्फ स्ट्रगल ऑफ क्राउड, इन लोगों की लाइफ सेल्फिशनेस से, क्वाइटिक से, क्राउड से दूर थी। देयर सिंपल ऑनेस्ट, दूसरी लाइन ये कह रही है, देयर सिंपल ऑनेस्ट डिज़ायर वर नेवर लेड स्ट्री, कि उनकी सिंपल लाइफ, उनकी ऑनेस्ट लाइफ, ऑनेस्ट जो उनकी डिज़ायर थी, वो कभी भी एक गलत इरादे के रूप में लीड नहीं की गई। उनके कभी भी इरादे गलत नहीं रहे, बस सिंपल थे और ऑनेस्ट थी उनकी जो डिज़ायर थी। इन द क्वाइट पीसफुल वेल ऑफ लाइफ, वो अपना जीवन उन्होंने कहाँ पर व्यतीत किया, बहुत ही शांति से। दे लिव्ड कामली फॉलोइंग ए स्टीडी एंड हम्बल पथ, मतलब बिल्कुल ही नेचुरल सा जीवन उन्होंने व्यतीत किया। ये 19 नंबर स्टेंजा। 20 नंबर, टोटल 32 स्टेंजाज हैं, 12 और रह गए, मैं भी खींच के ले रहा हूँ भाई ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना बने। इस स्टेंजा के अंदर पोइट कह रहा है कि इवन, अब ये सिंपल जो लोग हैं ना, सिंपल ग्रेव रिसीव स्मॉल टोकन्स ऑफ रिस्पेक्ट फ्रॉम द लिविंग, ये चाहते हैं कि बस अब इनको थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट मिल जाए। फर्स्ट लाइन, येट इवन दीज बॉन्ड्स फ्रॉम इंसल्ट टू प्रोटेक्ट सम फ्रेल मेमोरियल स्टिल एनरेक्टेड nay with uncaused rhyme and shapeless sculptural decayed implore the passing tribute to a sigh। फर्स्ट लाइन ये कह रही है कि इवन फॉर दीज हम्बल डीड समवन विल्ट ए स्मॉल, ये जो डीड है ये डेड लोग, सॉरी डेड, मैंने गलत पढ़ दिया, डीड डेड है ये। इवन फॉर दीज हम्बल डेड समवन विल्ट ए स्मॉल, जिनकी तो बहुत ही छोटी छोटी कब्रें बनाई गई हैं। फ्रेजिल मेमोरियल टू प्रोटेक्ट देयर ग्रेव, इनकी जो कब्रें हैं वो फ्रेजिल हैं, यानी कि कोई पक्की नहीं है, कच्ची मिट्टी की बनी हुई है, कोई पक्के पत्थर नहीं लगे हुए इन पर। द मेमोरियल में हैव रफ राइम एंड क्रूड कर्विंग, द मेमोरियल में हैव रफ राइम्स, इनकी यादों पर जो राइम्स लिखी गई हैं वो रफ सी लिखी गई हैं, कोई ज़्यादा खास नहीं लिखी गई। द क्रूड कर्विंग किया गया, वैसे गंदी सी भद्दी सी कर्विंग की गई है। बट इट आस्क एनी वन टू हु पास बाय ऑफर ए रिस्पेक्टफुल पीस आई, बट ये एक डिमांड करते हैं यहाँ पर पड़े हुए कि जो भी इनके पास से गुजरे वो एक रिस्पेक्टफुल आहें इनके लिए ज़रूर भरें। ये था स्टेंजा 20। 21 नंबर स्टेंजा ये बात करता है कि इवन विदाउट ग्रांड मॉन्यूमेंट्स, कि इन पर कोई ग्रांड मॉन्यूमेंट नहीं बने हुए। देयर ग्रेव टीच मोरल लेसन, बट इनकी कब्रें एक मोरल लेसन टीच करवाती हैं। एंड प्रिजर्व देयर मेमोरी, और इनकी यादों को प्रिजर्व करती हैं, इनकी आज भी तरोताज़ा रखती हैं, भले इनकी कब्रें कोई खास नहीं हैं। देयर नेम देयर ईयर स्पेल्ट बाय अनलेटर्ड म्यूज़, पहली लाइन ये कह रही है कि देयर नेम, उनके नाम, एंड एजेस आर रिटन बाय एन अनएजुकेटेड पोइट, यानी कि एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा लिखे गए जो ज़्यादा खास पढ़ा लिखा नहीं था। भाई सिंपल लोग हैं, कौन कोई खास लिखने के लिए थोड़ी आएगा। द प्लेस ऑफ फेम एंड एलिजी सप्लाई,
दिस टेक्स द प्लेस ऑफ फेम एंड ग्रांड एलिजीज। इनके लिए कोई ग्रांड एलिजीज नहीं लिखी गई, ये चीज़ें ही इनके लिए ग्रांड एलिजीज हैं। एंड मैनी ए हॉली टेक्स्ट अराउंड द शी स्ट्रीव। शी है उस पोइट के लिए, उस एजुकेटेड पोइट के लिए जिन्हें इनकी कब्र पर कुछ लाइनें लिखी कि उसने अराउंड देयर ग्रेव मैनी बाइबल वर्ड्स आर प्लेस्ड। कुछ बाइबल की लाइनें लिखी गई हैं। एंड टीच द रस्टिक मेरोलिस्टिक टू डाई, टीचिंग सिंपल विलेजर्स लेसन अबाउट द लाइफ एंड डेथ। जो इनको एक सिंपल सा लेसन टीच करवाती है बाइबल के द्वारा, और कहीं ना कहीं इनकी कब्रें हमें टीच करवाती है कि एक लाइफ कैसी होनी चाहिए। स्टेंजा 22 थोड़ा सा इसको समझना कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि एक फिलोसफिकल बात यहाँ पे बोली गई है। ये कह रहा है कि कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जब उसकी डेथ होती है तो उससे पहले एक विस्टफुल ग्लांस एट लाइफ को वो देखता है। क्योंकि मरने से पहले हर कोई बंदा अपने जीवन को बढ़िया तरीके से जीता है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, समझ में ना आए तो भाई चलेगा, क्योंकि मेरे को खुद को थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड लगा ये स्टेंजा। देखो क्या कह रहा है। फॉर हु टू डम फॉरगेटफुल ए प्रे, this pleasing anxious being ever resigned, left the warm practice of the cheerful day, nor cast one longing lingering look behind। ये कह रहा है कि who willingly surrender to silent forgetfulness, कि कौन है जिसने अपनी मौत को एकदम से स्वीकार कर लिया। हर कोई पहले ज़िंदगी को जीना चाहता है। लीविंग बिहाइंड द प्लेजर्स एंड वार्मथ ऑफ लाइफ विदाउट लुकिंग बैक वन लास्ट टाइम द लॉन्गिंग। अब देखो इस लाइनों का क्लियर एक्सप्लेनेशन मेरे को नहीं मिला, बट इसका जो आइडिया है वो ये है, ये कह रहा है कि मौत, जब कोई लोग मरता है, कोई बंदा मरता है, तो मरने से पहले वो अपनी ज़िंदगी को बहुत ही खुशी तरीके से जीता है। मतलब बहुत जितना हो सके उतना खुल के जीने की वो कोशिश करता है। तो ये जो लोग मरे पड़े हैं, ये इन्होंने अपनी ज़िंदगी को एक पैशन के साथ जिया होगा, ऐसा नहीं कि ये फालतू लोग थे और मर गए। 23 स्टेंजा। ये स्टेंजा भी थोड़ा सा फिलोसफिकल है, बट इसमें समझ आ रही है कि ये बात क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि लव, केयर एंड ह्यूमन इमोशंस कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन एट डेथ, कि इंसान के कुछ इमोशंस होते हैं वो आफ्टर डेथ भी जिंदा रहते हैं। कौन कौन से, देखो फर्स्ट लाइन, ऑन सम फॉन्ड ब्रीस्ट द पार्टिंग सोल्स रिलाई। ये कहता है कि जब किसी बंदे की डेथ होती है, व्हेन समवन डाई देयर सोल डिपेंड ऑन द लव ऑफ दीज दोज दे लीव बिहाइंड। तो उनकी आत्मा उन लोगों के साथ रहती है जो उसको प्यार करते थे। सम पीसीस ड्रॉप द क्लोजिंग आई रिक्वायर। ये चाहता है कि जब किसी बंदे की डेथ होती है वो चाहता है कि कोई ना कोई उसके मरने के बाद रोने वाला हो, यानी कि मरने के बाद भी कुछ इच्छाएँ होती हैं। इवन फ्रॉम द टॉम द वॉइस ऑफ नेचर्स क्राई। ये कहता है कि मरने के बाद में टॉम से जो नेचर है वो भी क्राई करती है। इवन आवर एशेस, हमारी राख जो है, लिव देयर वांटेड फायर्स। हमारी जो राख है, अब राख को यहाँ पे किया गया पर्सोनीफाई, क्योंकि उसको ये कह के कि हमारी राख जिंदा रहती है मरने के बाद में। इवन इन एशेस द ओल्ड पैशन एंड इमोशंस ऑफ लाइफ रिमेन। ये लाइन ये कह रही है कि मरने के बाद भी इंसान की राख के अंदर कुछ इमोशंस जिंदा रहते हैं, ऐशेस जिंदा रहती हैं। तो ऐश को किया है पर्सोनीफाई, राख को। स्टेंजा 24। वीडियो भाई लेंथी हो रही है, बट आप खुद देख लो, कोई ऐसी फालतू बात मैंने की नहीं, जितना हो सके मैंने खींच के बोलने की कोशिश की है। हम कोई फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन छोड़ भी नहीं सकते, बट ठीक है, आप अलग अलग वीडियो देखने के बजाय एक ही वीडियो को ध्यान से देखोगे तो आपका 95% मैटर कन्फर्म हो जाएगा। चलो खैर बातें नहीं करेंगे, फिर टाइम निकल जाएगा। 24 नंबर स्टेंजा के अंदर चेंज आ गया। अब थोड़ा सा आप इस यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पोइट अपने आप को मरा हुआ देख रहा है और एक रीडर को बोल रहा है कि आप रीडर क्या कुछ देख रहा है, कि पोइट मर चुका है। मरने के बाद में पोइट कह रहा है कि आप मेरे को किस एंगल से देखोगे, आपको क्या कुछ सुनने को मिलेगा। इन शॉर्ट द पोइट एड्रेस द रीडर। यहाँ पे पोइट एड्रेस कर रहा है रीडर को, पढ़ने वाले को, सेइंग डैट, ये कहते हुए, रिमेंबरिंग्स द हम्बल डैड मे कनेक्ट यू विद अदर हु वैल्यू सच रिमेंबरम। कि आप एक मुर्दे को जब कांटेक्ट करते हो, उसके बारे में याद करते हो, तो वो आपको बाकी और लोगों की याद भी दिलाएगा, यानी कि खुद के बारे में सोच रहा है। अब ये लाइन क्या कह रही है, फॉर दी मीन्स वो रीडर को कह रहा है, फॉर दी हु माइंडफुल ऑफ द अनऑनर्ड डैड डज इन दीज
lines their article tale relate. If chance while lonely contemplation led, some kindred spirit shall inquire thy faith. फर्स्ट लाइन में लिखा है कि फॉर यू तुम हु रिमेंबर द अनसेलिब्रेटेड डेड, जो याद कर रहे हो एक अनसेलिब्रेटेड डेड को तुम याद कर रहे हो, पोइट मरने के बाद में हम उसे याद कर रहे हैं ना, इस प्रकार से। एंड राइट डाउन देयर सिंपल स्टोरी इन पोइम, तो तुम लिखोगे या जिसने लिखा, राइट डाउन देयर सिंपल स्टोरी इन पोइम। हाँ, ये कह रहा है कि तुम उस मरे हुए व्यक्ति को याद कर रहे हो जिसने लिखा अपनी लाइफ, सिंपल लाइफ को इस पोइम के अंदर। इफ़ बाय चांस यदि समवन दो क्वाइट रिफ्लेक्शन कम्स सीकिंग टू नो अबाउट यू एंड योर लाइफ, तो कुछ ना कुछ तुम भी इसे अपनी लाइफ से रिलेट कर पाओगे। स्टेंजा 25 नंबर स्टेंजा। अब इस स्टेंजा के अंदर ये कह रहा है कि जब पोइट मर गया तो लोग उसको कैसे याद करेंगे। द विलेजर रिमेंबर द पोइट्स अर्ली मॉर्निंग रूटीन, उसका मॉर्निंग का अर्ली का रूटीन बताएंगे। एंड सिंपल कनेक्शन विद नेचर, और बताएंगे कैसे उसका एक नेचर से सिंपल कनेक्शन था। ये कह रहे हैं हैप्पीली यहाँ पे मतलब है परहैप्स, यानी कि पोइट क्या करता था। हैप्पीली सम हैरी हेडेड स्वेन यानी कि एक उस विलेजर के लिए कोई बूढ़ा व्यक्ति आपको कहानी बताएगा, परहैप्स एन ओल्ड, कि कोई एक बूढ़ा व्यक्ति आपको मेरी कहानी बताएगा, और वो बताएगा कि वी ऑफन सा हिम अर्ली इन द मॉर्निंग, कि हम उसे सुबह देखा करते थे। वॉकिंग क्विकली अक्रॉस द ड्यूई अक्रॉस, कि वो इस घास के मैदान पर चला करता था, सुबह जल्दी आ जाता था। टू ग्रीट द राइजिंग सन ऑन द ओपन हिल साइड, और वो इस हिल साइड में, पहाड़ी वाली साइड में सन को राइज होते हुए देखता था, ग्रीट करता था, अभिनंदन करता था जब पोइट जिंदा था। ये कहानी एक बूढ़ा बताएगा। 26 स्टेंजा 26 नंबर के अंदर। अब ये कह रहा है कि यहाँ पर द विलेजर्स रिमेंबर द पोइट्स पीसफुल क्वाइट मोमेंट्स इन नेचर, यहाँ पर भी गांव वाले बताएंगे कि पोइट किस प्रकार पीसफुल और क्वाइट मोमेंट नेचर के अंदर व्यतीत करता था। याद रखना कि पोइट की डेथ होने के बाद में कोई गांव का व्यक्ति पोइट के बारे में क्या कुछ बताएगा, वो यहाँ पर हमें थॉमस ग्रे बता रहे हैं। देयर एट द फुट ऑफ यॉन्डर नॉडिंग बीच, फर्स्ट लाइन कह रही है कि हमें ये बताया जाएगा कि देयर एट द बेस ऑफ द टॉल ओल्ड बीच ट्री विद ट्विस्टेड रूट ही वुड लाई डाउन लेजली एट नून, कि वो यहाँ पर पेड़ के नीचे आता था नून को यहाँ पर लेजली की आर्स के रूप में लेटा रहता था। एंड वॉच द लिटिल ब्रूक एज इट फ्लो एंड बबल्ड अलोंग, और वो इस जो यहाँ से ब्रूक होता है कोई झरना, इस पतले से झरने की साउंड को सुनता था, बबल्स को सुनता था, देखता था। तो यहाँ पर यही चीज़ें बताई गई है कि वो पोइट क्या कुछ करता था, कोई बूढ़ा बताएगा। 27 नंबर के अंदर फिर बताया गया कि बूढ़ा क्या बताएगा। द विलेजर रिमेंबर द पोइट्स मूड, वो बताएंगे कि पोइट का मूड कैसा था, कि पोइट कैसे रहता था। वो बताएंगे इसका मूड जो था समटाइम थॉटफुल, कभी वो सोचता था, सब टाइम सैड, कभी कभी वो सैड होता था, और लोनली, और कभी कभी वो अकेला महसूस करता था। अब वही लाइन यहाँ पे बताई गई, सिंपल मैंने आपको बता दिया। देखो फर्स्ट लाइन, हार्ड बाई यू वुड नाउ स्माइलिंग एज इन स्कोर मटरिंग हिज वेवर्ड फैंसीज, फैंसी यानी कि थॉट, वो सोचता था। ही वुड रोव नाउ ड्रूपिंग वोफुल वैन लाइक ए वन फॉरलॉन और क्रेज्ड विद केयर और क्रॉस इन होपलेस लव। फर्स्ट लाइन ये कह रही है कि नियर द वुडलैंड, यानी कि ज़मीन पर, एक मैदान पर, नाउ ब्राइट एंड चीयरफुल, वो कभी कभी चीयरफुल दिखता था। ही वुड वंडर, वो वहाँ पे घूमता रहता था, वंडर करता था। मर्मरिंग हिज स्ट्रेंज थॉट्स, अपने स्ट्रेंज थॉट को बुड़बुड़ाता रहता था, मर्मरिंग करता रहता था। समटाइम ही लुक्स सैड एंड पेल एज इफ लोनली, वो कभी कभी ऐसे लगता था जैसे वो सैड है, जैसे वो अकेला है। ट्रबल्ड बाय वरीज एंड डिसअपॉइंटेड इन लव, जैसे वो वरीज है, चिंता करता है, और प्यार में डिसअपॉइंटेड है। ये बात भी कोई ना कोई मरने के बाद में कोई गांव वाला पोइट के बारे में बताएगा, पोइट ऐसा लिख के हमें बता रहा है। इसके बाद में 28 नंबर है। 28 नंबर स्टेंजा में ये बताया गया कि अब आगे वो गांव वाले बताएंगे पोइट के बारे में कि वन मॉर्निंग आई मिस्ड हिम ऑन द कस्टम्ड हिल। वन यानी कि वो आई किसके लिए आया, कि उसी बूढ़े व्यक्ति के लिए। कि बूढ़ा व्यक्ति बताएगा कि एक दिन क्या हुआ कि हमने उसको मिस किया, यानी कि वो हमें नहीं दिखा। वन मॉर्निंग आई डिडंट सी हिम ऑन हिज यूजुअल हिल,
कि जैसे वो एक्टिविटी करता था, पहाड़ों पे जाता था, सॉन्ग सुनता था, सैड रहता था, अकेला रहता था, पेड़ के नीचे सोता था, ये सारी एक्टिविटी एक दिन हमें नहीं दिखी। नोर अलॉन्ग द हीथ एंड नियर हिज फेवरेट ट्री, ना तो वो उस हीथ के पास था, हीथ यानी कि जो मैदानी इलाका होता है वहाँ पर था, और नोर नियर हिज फेवरेट ट्री, ना ही वो अपने फेवरेट ट्री के पास था। अनदर केम, फिर अगली सुबह आई, नोर येट बिसाइड ही द रिल, तो अगली सुबह भी वो रिल के पास नहीं था, रिल यानी कि वो जो पानी की धारी का बहती है वहाँ पर नहीं था। अनदर मॉर्निंग पास्ड एंड स्टिल ही वॉज नॉट देयर, वहाँ पे नहीं था। नोर अप द लॉन, ना वो लॉन के अंदर था। नोर एट द वुड वॉज ही, ना ही वो उस वुड जंगल में था, मतलब वो कहीं पर भी नहीं था। एक दिन ऐसा आया, वो बूढ़ा बता रहा है, हमें स्टोरी बता रहा है ना कि भाई मरना, वो कैसे मरा। 29 नंबर स्टेंजा, फिर आगे वही बूढ़ा व्यक्ति बता रहा है, द विलेजर अटेंड हिज फिनरल, बोलता था कि हमने उसका फिनरल अटेंड किया, उसकी मौत होगी, ये बताएगा। और यहाँ पे एक मतलब ये एनग्रेव्ड कुछ लिखा हुआ है, मुझे तो पढ़ना आता नहीं, मैं तो सिंपल व्यक्ति हूँ, तुम इसे पढ़ लो, रीडर को बोल रहा है कि तुम पढ़ लो। और वो जो लिखा हुआ है वो आपका एपिथेट है इस पोइम का। द नेक्स्ट विद डर्ज, डर्ज क्या होता है, एलजी में पढ़ते हो आप, एक एलजी होती है, एक डर्ज होता है। डर्ज वो होता है जब किसी को दफनाया जाता है उस टाइम पे जो सॉन्ग गाया जाता है। एलजी वो होती है जब मरने के बाद में किसी की याद में लिखी जाती है। और जब किसी को दफना रहे हैं जो वो पादरी मंत्र मंत्र पढ़ता है ना, वही डर्ज होता है। द नेक्स्ट विद डर्ज इन सैड अरे, स्लो थ्रो द चर्च वे पथ वी सा हिम बॉर्न, अप्रोच एंड रीड, इनकी यहाँ पे आओ और आगे आके देख लो, पढ़ लो। अप्रोच करने के लिए रीडर को बोल रहा है कि तुम आगे आओ और पढ़ लो। फॉर, क्योंकि यू कैन रीड, तुम इसको पढ़ सकते हो। एंड ले, यानी कि वो बूढ़ा बोलेगा कि तुम आगे आके पढ़ लो, ये पत्थर लगा हुआ है, मैं तो पढ़ नहीं सकता, क्योंकि भाई विलेजर्स की सिंपल लाइफ को दिखाया गया, उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता। द ले ग्रेव्ड ऑन द स्टोन बीनीथ यू एज्ड थॉर्न, यहाँ पे उसके बारे में लिखा हुआ है। फर्स्ट लाइन ये बता रही है कि नेक्स्ट डे वी सा हिम कैरिड स्लोली टू द चर्च यार्ड, हमने देखा कि इसे एक चर्च यार्ड में लेके जा रहे थे। विद फिनरल सॉन्ग, फिनरल के सॉन्ग गाए जा रहे थे। एंड मॉरफुल प्रोसेशन था, उसको उसकी डेड बॉडी ले जा रहे थे। कम क्लोजर, यहाँ पास में आओ, एंड रीड इफ़ यू कैन, अगर तुम पढ़ सकते हो तो इस पोइम को पढ़ लो। कवर्ड कर्व्ड ऑन द ग्रेव स्टोन बीनीथ दैट ओल्ड थॉर्न ट्री, कि वो जो पुराना ओल्ड थॉर्न ट्री है उसके नीचे एक ग्रेव स्टोन लगा हुआ है, उस पर पोइम लिखी हुई है, तुम इसे पढ़ लो। अब मैं थोड़ा सा पोइम को समराइज कर दूं, टाइम तो लगेगा, ठीक है, देख लो अब क्या कुछ था इसके अंदर, क्योंकि फिर एपिथेट रह जाएगा, उसको हम पढ़ लेंगे, उसमें कुछ खास है भी नहीं। तो पहले पहले उसने क्या बताया, इवनिंग का टाइम बताया कि इवनिंग में क्या कुछ हो रहा था। कुछ एनिमल्स और किसान घर को वापस लौट रहे थे। फिर उसने ये बताया कि किस प्रकार से एक बीटल की और कुछ भेड़ों की टल्लियों की आवाज़ आ रही है। फिर उसने एक उल्लू के बारे में बताया था कि उल्लू की क्या क्या शिकायत है। फिर उसने बताया कि कुछ एक पेड़ के नीचे कब्रिस्तान बना हुआ है, उस पर कुछ गांव वालों की कब्रें बनी हुई है। फिर उसने बताया कि भाई अब ये जो लोग मरे पड़े हैं, इनको कोई हवा, कोई पक्षी की चहचहाट, कोई मुर्गे की बांग, कोई भी हंटिंग थ्रोन इनको जगा नहीं सकता, क्योंकि वो ये मर चुके हैं। फिर बताता है कि अब जो मर गए हैं तो इनके घर पर चूल्हा नहीं जलेगा इनके लिए, इनकी पत्नियाँ इनके लिए बीजी नहीं रहेंगी, बच्चे भागकर इनको किस नहीं करेंगे। फिर बताता है कि जब ये लोग जिंदा थे तो किस प्रकार एक हार्ड वर्क करते थे, खेतों के अंदर कितने खुश थे ये लोग, कितनी सिंपल लाइफ ये जीते थे। फिर उसने आगे बताया कि किसी भी अमीर लोगों को इनकी कब्रों का मजाक उड़ाने की ज़रूरत नहीं है भाई, क्योंकि जैसी इनकी ज़िंदगी थी वैसा इनकी कब्रें हैं। फिर 9 नंबर स्टैंडर्ड उसने ये बताया था कि भाई ये जो बड़ी बड़ी बातें होती है, बड़े बड़े मॉन्यूमेंट आप बनाते हो, ये कौन सा किसी को मरे हुए को वापस ला सकते हैं। फिर वो कहता है कि भाई ये जो कोई फॉल्ट है, मेमोरी है, ये सारे के सारे टॉम जो बनाए जाते हैं इसमें उनका कोई फॉल्ट नहीं है, ठीक है, मतलब जैसा उनको था वैसे उनकी कब्रें हैं। फिर आगे उसने फिर कुछ बातें बोली कि भाई ये जो एनिमेटेड बस्ट हैं या फिर मैशंस के जो बड़े बड़े स्टैचू या ऑनर है, ये इन लोगों को वापस, ये कोई इनको इफेक्ट नहीं कर सकते, डेथ सभी को आती है चाहे आप कुछ भी कर लो। 12 नंबर को उसने ये बताया था कि जो हम्बल ग्रेव्स हैं इसमें जो लोग लेटे हुए हैं इनके पास भी एक टैलेंट था, ये भी कुछ कर सकते थे। 13 नंबर कहता कि बट वो कर नहीं पाए क्योंकि इन्हें एजुकेशन नहीं मिली और गरीबी के कारण ये अपना टैलेंट शो नहीं कर पाए।
14 नंबर के अंदर ये बताया गया कि इन लोगों का टैलेंट कुछ इस प्रकार से रह गया, जिस प्रकार कुछ महंगे महंगे मोती वगैरह होते हैं, जब फूल वगैरह होते हैं जो दुनिया के सामने नहीं आते, वैसे इनका टैलेंट भी छिपा हुआ रह गया। आगे वो कहता है कि इनका टैलेंट तो छिपा हुआ रह गया, इनमें से कुछ लोग हैम्पडेन बन सकते थे, हैम्पटन, मिल्टन और क्राउमवेल बन सकते थे। इनमें से कुछ लोग सरकार से वाहवाही ले सकते थे, काफ़ी ज़्यादा महान बन सकते थे और पूरे संसार के अंदर शांति फैला, अपनी खुशियाँ बिखेर सकते थे और अपनी हिस्ट्री लिख सकते थे। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि परिस्थितियों ने ही इनके टैलेंट को, इनकी लाइफ को रोक के रख दिया, बांध के रख दिया। कुछ इनकी कंडीशन ही कुछ ऐसी थी। फिर वो कहता है कि ठीक है, इनके कंडीशन से इनके टैलेंट को नहीं रोका, बल्कि इनको कुछ गलत काम करने से भी रोक दिया। 18 के अंदर ये बताया गया। 19 के अंदर उसने ये कहा कि इन गांव वालों की लाइफ बहुत ही पीसफुल थी, बहुत ही सिंपल थी, कोई लालच नहीं था, कोई महत्वाकांक्षा इनकी नहीं थी। फिर उसने कहा कि भले ही इनकी सिंपल ग्रेव्स हैं, बट ये एक रिस्पेक्ट की उम्मीद फिर भी रखते हैं कि हमारी रिस्पेक्ट तो होनी चाहिए। 21 नंबर के अंदर ये बताया था कि इन पर जो कवर पर जो पत्थर हैं, उन पर जो लिखने वाले लोग हैं, कोई खास इन पर कोई किसी महान कवि ने कोई लाइनें नहीं लिखी, बल्कि एक सिंपल लोगों ने इनकी डेट ऑफ ईयर और डेट ऑफ डेथ लिखा। मतलब कुछ बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखा गया, बट फिर भी इनकी कवरें हमें एक मोरल लेसन सिखा के जाती हैं, एक सिंपल लाइफ का। 22 नंबर के अंदर मैंने कहा थोड़ा सा यहाँ पे एक फिलोसफिकल स्टेंज है कि वो कहता है कि मरने से पहले हर एक बंदा अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जीता है। 23 के अंदर उसने ये बताया था कि लव, केयर और ह्यूमन इमोशंस मरने के बाद में भी एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ तक कि राख भी जाती है कि उसकी केयर की जाए। 24 के अंदर उसने शुरू कर दिया था अपनी कहानी। वो पोइट यहाँ पर उसने ये कहना शुरू कर दिया, यहाँ पे ये लिखा गया कि ये सोचकर कि भाई मान लो कि पोइट की डेथ हुई तो कैसे हुई, तो जब कोई आप में से रीडर कोई पूछेगा तो कोई बूढ़ा आदमी उसी गांव का कैसे कैसे बताएगा। तो बूढ़ा व्यक्ति पहले उसका एक नेचुरल रूटीन बताएगा कि पोइट क्या कुछ करता था। फिर वो 25 के अंदर ये बताएगा कि मॉर्निंग में वो क्या करता था, किस प्रकार उसके नेचर से कनेक्शन थे। 26 के अंदर वो गांव वाला बूढ़ा व्यक्ति आपको ये बताएगा पोइट के बारे में कि कैसे वो एक पीसफुल लाइफ जीता था, क्वाइट और अ मोमेंट उसके नेचर में थे। 27 में वो आपको बताएगा कि भाई एक दिन क्या हुआ कि अच्छा सॉरी, उसके मूड के बारे में बताएगा कि मूड कैसा था। वो बूढ़ा व्यक्ति हमें बताएगा पोइट के बारे में कि उसका मूड कभी कभी वो सोचता रहता था, कभी अकेला रहता था। 28 के अंदर बताएगा कि एक दिन क्या हुआ कि नोटिस किया कि उसकी एब्सेंस वो मेरे को कहीं नहीं मिला। 29 में फिर उसने आगे बताएगा कि भाई अंत में क्या हुआ कि उसकी डेथ हो गई और मैं उसके फिनरल पर गया था और यहाँ पे इसकी कवर है और कवर पर ये पोइम लिखी हुई है। अब जो कवर पर कोई चीज़ लिखी हुई होती है, आपको पता है, उसे हम क्या बोलते हैं? एपिटैफ बोलते हैं। कवर पर लिखा गया कोई चीज़। अब ये 30, 31 और 32 तीन स्टेंज 12 लाइनों के अंदर क्या लिखा हुआ है? एपिटैफ। एपिटैफ को पढ़ना बहुत ही ईजी है, ज़्यादा इसमें टफ कुछ है भी नहीं। पहला स्टेंज के अंदर क्या बताया गया है? हम्बल अननोन यंग मैन मार्कड बाय सोरो रेस्ट हेयर। इसमें बताया गया कि एक हम्बल अननोन यंग मैन जो कि सोरों में, दुख में था, वो यहाँ पे लेटा हुआ है। तो पहली 4 लाइनें ये कहती हैं, हेयर रेस्ट हिज हेड अपॉन द लैप ऑफ गॉड, लेप ऑफ अर्थ, यानी कि यहाँ पर एक लेटा हुआ है ज़मीन की गोद में। तो अर्थ को पर्सोनिफाई कर दिया क्योंकि अर्थ की गोद बोलकर। ए यूथ फॉर्चून एंड नो फेम अननोन, फेयर साइंस फॉर फ्राउंड नॉट ऑन हिज हम्बल बर्थ एंड मेलंकली मार्कड हिम फॉर हर आउन। ये 4 लाइनें ये कह रही हैं कि हेयर लाइज हिज हेड रेस्टिंग ऑन द अर्थ, कि यहाँ पर एक आदमी वो लेटा हुआ है जो कि एक यंग मैन था, हु नेवर न्यू वेल्थ एंड फेम, जिसने कोई वेल्थ और फेम नहीं देखी, ना ही उसको कोई लर्निंग मिली, ना ही कोई साइंस उसे मिली, बट उसके हिस्से में क्या आया? सिर्फ मेलंकनी, सिर्फ दुख आए। इन 4 लाइनों का थीम क्या है? हम्बल सोरोफुल। हम इसको खास इसलिए देख रहे हैं क्योंकि भाई खास इसलिए देख रहे हैं क्योंकि ये एपिटेफ है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इसका थीम, इन 4 लाइनों का थीम क्या है? हम्बल सोरोफुल लाइफ ऑफन गो अननोटिस्ड, कि हम्बल और सोरोफुल जो लाइफ होती है वो हमेशा ही मोस्टली अननोटिस रहती है।
बट आर वर्दी ऑफ रिमेम्बरेंस, बट याद करने के लायक होती है। मोरल लेसन इस 4 लाइनों का ये है, लाइफ्स वैल्यू इज़ नॉट मेजर्ड बाय वेल्थ और फेम बट बाय करेक्टर एंड एक्सपीरियंस, कि किसी भी इंसान की ज़िंदगी उसके वेल्थ और फेम से नोटिस नहीं की जाती, बल्कि करेक्टर से और एक्सपीरियंस से मेज़र की जाती है। जैसे आज हम थॉमस ग्रे की कवर पर थॉमस ग्रे की रियल के अंदर जो ग्रेव है ना, कवर है, उस पर यही 12 लाइनें लिखी हुई है। स्टेंजा 31, इसकी शॉर्ट समरी ये है कि जो यहाँ पे लेटा हुआ है, हिज काइंडनेस एंड जेनरसिटी ब्रॉट हिम द ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड, फ्रेंडशिप एंड हेवनली ब्लेसिंग, कि उसकी काइंडनेस ने और उसकी जेनरसिटी ने उसको एक रिवॉर्ड दिया, और रिवॉर्ड में से क्या मिला, फ्रेंडशिप मिली और हेवनली ब्लेसिंग मिली, यानी कि ऊपर भगवान की ब्लेसिंग मिली। लार्ज वॉज हिज बाउंटी एंड हिज सॉल सिनर, हेवन डिड ए रिकम्पेंस एज लार्जली सेंड, ही गेव ए मिजरी ऑल ही हैड ए टीयर, ही गेन फ्रॉम हेवन, इट वॉज ऑल हिज विस्ट ए फ्रेंड। सिंपल लाइनों में, ही वॉज वेरी जेनरियस, कि ये जो यहाँ पे लेटा हुआ है बहुत ही जेनरियस था, जनरल था, मतलब कि बहुत ही सामान्य से व्यक्ति था, काइंड था। एंड हिज सोल वॉज सिनर, उसकी आत्मा बहुत ही पवित्र थी। हेवन रिवॉर्ड हिम जेनरसली इन रिटर्न, हेवन ने उसे रिटर्न में क्या दिया, जेनरसिटी। ही गेव एवरीथिंग ही कुड टू हेल्प इज मिजरेबल, एंड इन रिटर्न उसने सब कुछ दिया जो उसके पास था लोगों को, एंड इन रिटर्न में उसे क्या मिला, ही गेन ए ट्रू फ्रेंड, उसे एक ट्रू फ्रेंड मिला, ऑल ही एवर विस्ड फॉर, जिसकी उसे इच्छा थी वो उसे वापस मिला। और थीम इसका क्या है, ट्रू वर्चू एंड जेनरसिटी आर रिकॉग्नाइज्ड द रिवॉर्ड। मोरल लेसन है इसका, हेल्पिंग अदर सिंसियरली, अगर आप किसी की सहायता करते हो सिंसियरली, ब्रिंग्स हैप्पीनेस एंड मीनिंगफुल रिलेशनशिप, तो आपको एक हैप्पीनेस और मीनिंगफुल रिलेशनशिप बदले में मिलती है। लास्ट स्टेंजा 32। अब आपको यहाँ तक एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो और अभी आपके पास टाइम हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, अगर आपके पास टाइम हो तो। चलो पढ़ते हैं। 32 नंबर स्टेंजा है, ये कहता है कि बोथ हिज स्ट्रेंथ, कि जो भी उसकी स्ट्रेंथ थी और उसकी जो वीकनेस थी, अच्छे और बुरे कामों को भगवान पर छोड़ दो, वो ही न्याय करेगा। ह्यूमन जजमेंट अननेसेसरी है, कि आप लोग मत जज करो कि उसकी स्ट्रेंथ क्या थी, उसकी वीकनेसेस क्या थी, जो कुछ है वो भगवान डिसाइड करेगा। तो फर्स्ट लाइन है, नो फार्दर सीक हिज मेरिट्स टू डिस्क्लोज, मीन्स डू नॉट ट्राई टू रिवील मोर ऑफ हिज वर्च्यू और ड्रू हिज फर्टाइल फ्रेलिटीज फ्रॉम देयर ड्रीड अवॉर्ड, मीन्स और एक्सपोज हिज फॉल्ट, कि उसके फॉल्ट को एक्सपोज मत करो। देर दे अलाइक इन ट्रेम्बलिंग होप रिस्पॉन्स द ब्लूजम ऑफ हिज फादर एंड हिज गॉड, गॉड को ही फादर बोला गया, कि यहाँ पर वो अपने फादर अपने गॉड की गोद में लेटा हुआ है। फॉर बोथ रीसेट क्वाइट एंड होपफुली इन द केयर ऑफ हिज फादर एंड गॉड, कि आप लोग डिसाइड मत करो कि उसकी मेरिट्स क्या थी, डीमेरिट क्या थी। थीम इसका जो है वो है इस 4 लाइनों का, गॉड अलोन नोज एंड जजेस द ट्रू करेक्टर ऑफ पर्सन, कि सिर्फ भगवान ही किसी पर्सन का करेक्टर, अच्छे से जो करेक्टर उसको जज करता है और जानता है। मोरल लेसन ये है कि लीव द डेड इन पीस, लीव द डेड इन पीस, कि मुर्दे को उसकी शांति में छोड़ दो। देयर वर्च्यू एंड फॉल्ट आर सेफली विद गॉड, कि उसके वर्च्यू उसके फॉल्ट सारे गॉड के साथ सेफ हैं, आप डिसाइड मत करो। तो ये थी हमारी पोइम, काफ़ी लेंथी होगी भाई, 1 घंटा 40 मिनट की। अब मिलेंगे, अब मैं ज़्यादा बातें करूँगा नहीं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।